हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आकाश सिविल क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का मास्टर वीडियो। तथा इस मास्टर वीडियो की अगर बात की जाती है तो हम कह सकते हैं यह मास्टर वीडियो हमारा पहला मास्टर वीडियो है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आधुनिक भारत के ऐसे टॉपिकों को कवर कराना जो हम कई दिनों में कवर नहीं कर सकते हैं, जिसे हम आज 2 से 3 घंटे में इसे कवर कर लेंगे। एक आसान रूप में समझेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत किस रूप में मानी जाती है, तथा हम समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं उनको भी देखेंगे। और इस मास्टर वीडियो से हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो यहीं से कवर हो जाएंगे। अगर हमारा चैनल यानी कि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एक मुहिम जो चलाई जा रही है पहुंच सके। तो सर्वप्रथम हम आज के इस टॉपिक में हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, किन टॉपिकों को देखने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे, 19वीं सदी के यानी कि जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है उनको देखने वाले हैं। जबकि अगर देखा जाता है 1857 की क्रांति, उसको देखेंगे। और इसी टॉपिक में देखेंगे मुगल साम्राज्य के पतन को, और तथा इस टॉपिक में देखेंगे आज के इस मुख्य वीडियो में कि ब्रिटिशों ने भारत पर क्या प्रभाव डाला। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। तो एक बात हमें ये ध्यान देनी होती है कि यूरोपीय जो कंपनियां थीं यह हमारे देश पर ही क्यों आगमन, मतलब इनका आगमन हमारे देश में क्यों हुआ। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होता है कि एक देश था पुर्तगाल। तो जैसे देखिए, जैसे अपना भारत देश है उसी तरह एक देश था पुर्तगाल। और अपने जो देश का संचालन है वो कृषि पर डिपेंड होता है। इनकी हम कह सकते हैं 55% जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है। जिस समय यहाँ पर कृषि का प्रतिशत या सही उत्पादकता नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ता है। उसी तरफ देखा जाए तो ये देश पुर्तगाल था, यहाँ का जो शासन चल रहा था, हम कह रहे हैं इस देश का जो संचालन हो रहा था वो मसालों से हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 1453 से पहले की कहानी क्या थी, तो कोई समस्या नहीं थी पुर्तगाल में। लेकिन क्या हुआ, 1453 में एक व्यक्ति आता है, एक तुर्क था जिसका नाम था उस्मानिया। उस्मानिया नामक तुर्क ने शर्त रखी कि कहा कि आज के बाद 1453 के बाद पुर्तगाल तभी व्यापार करेगा जब वह हमारी एक शर्त को मानेगा। अब क्या शर्त थी, तो हम कह सकते हैं कि इसमें शर्त में कहा गया पुर्तगालियों से कि अगर पुर्तगाल के जो समस्त नागरिक अगर मुस्लिम धर्म को ग्रहण करते हैं तो हम आज़ादी देंगे व्यापार करने की। लेकिन क्या हुआ, यह बात जब पुर्तगाल के राजा को पता चली, जिसका नाम डॉग हेनरी गेट था, डॉग हेनरी गेट था हम कह सकते हैं, इसको जब इनकी पता चलता है तो जिसे प्रिंस ऑफ द नेविगेटर भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ के राजा ने कह दिया कि हम इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो एक बात हमें ये ध्यान देना होगा, जब राजा ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया तो पुर्तगाल का संचालन कैसे होगा। तो हमें एक बात ध्यान रख सकते हैं कि उसे पता चला कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ से धनवान देश है, जहाँ से मसालों की हम आसानी से प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात ये थी कि उसे पता कैसे चला था। तो प्राचीन भारत, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जाती है तो हम उसमें देखते हैं कि ईरानी और यूनानियों का आगमन हमारे देश में हुआ। जब ईरानी और यूनानी हमारे देश में आते हैं तो इनके द्वारा कई ग्रंथ भी यहाँ से लेके जाए गए, तथा कुछ ऐसी जानकारी जो अन्य देशों में साझा की गई, जिसके माध्यम से पुर्तगाल को पता चला कि भारत से मसाले की प्राप्ति की जा सकती है। अब देखिए कि प्रिंस ऑफ द नेविगेटर इनकी पुर्तगाल का राजा था, पुर्तगाल के राजा जिसे प्रिंस ऑफ द नेविगेटर कहा जाता है। और उसने हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आक्रमण, मतलब हम कह सकते हैं खोज करने के लिए खोजकर्ता भेजे, जैसे भारत की खोज हो सके। तो सबसे पहला व्यक्ति इनकी जो हम कह सकते हैं पुर्तगाल के जो राजा ने भेजा, जिसका नाम था 1487 में बार्थोलोमेओ डियास। बार्थोलोमेओ डियास की बात की जाती है तो 1487 में यह निकलता है। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि यह आसांतरीप अफ्रीका के अंतिम किनारे पर पहुंचा। लेकिन इस समय जो मुख्य उद्देश्य था भारत की खोज करना, लेकिन अभी तक भारत की खोज नहीं हो पाई थी। लेकिन इसके बाद जब इसे पता चला भारत की खोज नहीं हो पाई है तो दूसरा व्यक्ति भेजा जाता है। दूसरा व्यक्ति कौन था, तो दूसरा व्यक्ति भेजा जाता है कोलंबस। दूसरा व्यक्ति कौन भेजा जाता है, कोलंबस भेजा जाता है। कहा गया कोलंबस से कि जाइए भारत की खोज करिए। लेकिन जब ये कोलंबस को भेजा गया तो हम कह सकते हैं कोलंबस ने सोचा कि हम भारत में प्रवेश कर चुके हैं। पता चला कि एक नई देश की खोज हुई है जिसका नाम था नई दुनिया। कोलंबस स्वयं नहीं गया था, इसके साथ एक व्यक्ति और था, अमेरिगो था। जब नई दुनिया की खोज कर ली तो उन्होंने उस देश को नाम दिया जिसका नाम अमेरिका पड़ता है। आगे चल के देखा गया, अब जैसे ही बात पता चली इनकी पुर्तगाल के राजा को पता चली इनकी डॉग हेनरिक को। पुर्तगाल का राजा कौन था, डॉग हेनरिक था। डॉग हेनरिक को जैसे ही पता चला कि
हमने कोलंबस को भेजा था और उसने भी खोज नहीं कर पाई, तो बड़ा परेशान हुआ, इसने सोचा अब क्या करें। तो कहा जाता है कि अब तीसरे मुख्य व्यक्ति को भेजा गया जिसका नाम था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा एक योग्य व्यक्ति था। कैसे हम कह सकते हैं, इससे पहले जो नागरिक गए उनके पास मात्र मैप होता था, मैप के माध्यम से जाते थे। दूसरी बात, इनके पास एक यंत्र होता था कुतुबनुमा जो दिशा बताता, जिसके माध्यम से ये प्रवेश किए। लेकिन जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा ने सोचा कि हम ये आधार तो होंगे ही हमारे पास, लेकिन इसे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था पुर्तगाली पर इनकी गुजरात का निवासी था, जिसका नाम था अब्दुल मजीद, अब्दुल मनीर या अब्दुल माजिद कह सकते हैं। तो ये मानिए कि जो भारत का निवासी है रास्ता वह बता ही देगा, तो हम कह सकते हैं वास्को डी गामा ने इसकी सहायता से पहुंचा। तो हम कह सकते हैं कि यह 1497 में निकला इनकी पुर्तगाल से, और 20 मई 1498 के दिन भारत में इनकी कालीकट, इनकी जो केरल में अवस्थित है, यहाँ पर एक बंदरगाह था कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर ये प्रवेश कर गया। अब ये बात थी कि जब ये प्रवेश किया तो उस समय जो केरल की इनकी बात की जाती है, राजा कौन थे, तो हम कह सकते हैं जमोरिन, उनकी उपाधि सामूरी थी। क्या हुआ कि पता चला कि एक व्यक्ति आया हुआ है जो दूसरे देश से आया हुआ है, तो हम कह सकते हैं प्रवेश किया, काफ़ी स्वागत किया जाता है, कुछ लोगों ने विरोध भी किया जिसमें हम। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये चाहता था, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हम कह सकते हैं इनका मुख्य उद्देश्य था कि व्यापार, क्योंकि उस देश से व्यापार चल रहा था, रोक लगा दी गई थी, तो हम कह सकते हैं व्यापार का उद्देश्य था। पहुंचा तो हमने यहाँ पर देखा कि अरबों के द्वारा इनकी विरोध किया गया, अरबों के द्वारा कहा गया, अरबों ने कहा कि इनको साथ मत देना। तो हम यहाँ पर देखा, हमने ये तो कहा ही गया था, साथ में देखा जाता है कि लेकिन राजा जो जमोरिन था, जमोरिन ने कहा कि हम व्यापार की अनुमति प्रदान करते हैं। क्या हुआ कि जब व्यापार की अनुमति राजा के द्वारा मिल जाती है तो यहाँ से क्या होता है, हम देख सकते हैं कि यहाँ से वास्को डी गामा जो था मसाला लेकर पहुँचता है। वास्को डी गामा होता है मसाला लेकर पहुँचता है और मसाले पर 60 गुना मुनाफा कमाया। जिस समय 60 गुना इसने मुनाफा कमाया तो यही एक ऐसा समय था कि इनकी जो पुर्तगाल था वो काफ़ी खुशियाँ मना रहा था। खुशियाँ कैसी, हम कह सकते हैं कि 1 रुपये लगा के 60 रुपये मिल जाए तो वो है देश खुशी होगा। अब क्या हुआ कि पुर्तगाल में होड़ लगने लगी, इनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति सोचने लगे कि हम भी भारत जाएंगे। तो एक व्यक्ति होता है 1500 में, हम कह सकते हैं जिसका नाम था पेट्रा अल्वारेज कैब्रोल होता है। पेट्रा अल्वारेज कैब्रोल हम कह सकते हैं 1500 में जब 13 जहाजी बेड़ों के साथ निकला तो इसने पहली बात तो ब्राज़ील की खोज की और दूसरी बात हम कह सकते हैं अरब वासियों को इसने हराया था, क्योंकि वही ये अरब वासी थे जिसने विरोध किया था वास्को डी गामा का। दूसरी बात हम कह सकते हैं इस समय का जो समय चल रहा था, वास्को डी गामा का आगमन बना ही रहा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना था। 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली गई, 1505 में कुन्नूर में इनके द्वारा फैक्ट्रियाँ स्थापित की जाती हैं पुर्तगालियों के द्वारा। अब देखिए कि जब ये फैक्ट्रियाँ खोली जाती हैं तो कोचीन और कुन्नूर, क्योंकि केरल वाला क्षेत्र था वह काफ़ी फेमस था मसालों के लिए, तो इसी वजह से 1503-5 में कोचीन और कुन्नूर में फैक्ट्रियाँ खोली जाती हैं। आगे चल के कहा गया कि इन फैक्ट्रियों का संचालन करेगा तो कौन करेगा, तो हम कह सकते हैं फैक्ट्रियों के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसका नाम था अल्मीड़ा से कहा गया कि इन फैक्ट्रियों की देखरेख कौन करेगा, अल्मीड़ा करेगा। लेकिन जैसे वास्को डी गामा जब तीसरी बार यहाँ पर आता है तो 5 सितंबर 1524 में कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई। अब हमें ये देखना होगा कि वास्को डी गामा जिसकी वजह से भारत की खोज होती है उसकी वजह से संचालन हो रहा था, अब आगे का संचालन कौन करेगा, तो हम कह सकते हैं इसके बाद संचालन करेंगे गवर्नर जनरल। तो एक सीधा प्रश्न बनता है कि पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो हम कह सकते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। 1505 से 1509 तक इसने शासन किया, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसके सीधा प्रश्न बन जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति किसने चलाई थी, तो हमें ध्यान देना होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के द्वारा चलाई जाती है। 1505 में किल्वा किन्नू रंजाडीबा पर अधिकार किया। 1509 में गुजरात के मिस्र और तुर्क के जहाजी बेड़ों पर भी इसने अधिकार कर लिया था। आया कौन सा गवर्नर जनरल इसके बाद, अल्फांसो डी अल्बुकर आया, 1509 से 1515 तक रहता है। कि इसके बारे में कहा जाता है कि यह पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था। 1503 में कोचीन में पहली बार इसने दुर्ग का निर्माण करवाया। 1509 में अगर देखा जाता है पुर्तगाल का द्वितीय गवर्नर बनता है, तथा 1511 में गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाही से गोवा बंदरगाह को अल्फांसो डी अल्बुकर ने छीन लिया। तथा आगे चल के अगर देखा जाए तो 1511 में मलक्का, 1515 में फारस की खाड़ी के होमज बंदरगाह को इसने जीत लिया था। दूसरी बात इसे
राजा राम मोहन राय का मूकनायक या सती प्रथा का अग्रगामी कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो हम कह सकते हैं क्योंकि यह सती प्रथा का विरोध करने वाला था, जबकि अंतिम रूप से सती प्रथा को समाप्त राजा राम मोहन राय ने किया। और हम याद क्या रख सकते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर आता है 1529 में, जिसका नाम था निन्नो डी कुन्हा। निन्नो डी कुन्हा के अगर कार्यों को देखा जाए तो 1534 में बेसन, 1534 में बेसन और 1535 में द्वीप पर इसने अधिकार कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल आता है गोरसिया दा नारोन्ना। गोरसिया दा नारोन्ना कब आता है? 1538 में आया। 50 दुर्ग, 100 से ज़्यादा जहाजी बेड़े इसके पास थे। दूसरी बात 1661 में हमने देखा कि चार्ल्स द्वितीय इसे विवाह कर दिया जाता है ब्रिटिश, इनकी हम कह सकते हैं पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का। क्यों? क्योंकि संबंध अच्छे बने रहे, इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो इसके में हमने ये देख लिया था। इसके बाद हमें ध्यान देना होगा नेक्स्ट तथ्य, जिसका नाम है कार्ड्स चावला काफला व्यवस्था कार्ड्स। अब हमें देखना होगा कि जब पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग की खोज की थी तो इन्होंने अपने आप को सागर का स्वामी कहा। इन्होंने कहा कि जो भी हम कार्य करेंगे, जैसे संचालन की बात हो, उसके इनकी महामहिम हम माने जाएं क्योंकि हमने खोज की है। तो इस वजह से इन्होंने एक व्यवस्था की शुरुआत की, कार्ड्स आमला काफला व्यवस्था। अब इसे कार्ड्स आमला काफला व्यवस्था क्यों कहा कि तो हम कह सकते हैं इन्होंने एक परमिट निकाला, परमिट को ही कार्ड से कहा गया। अब इन्होंने कहा कि अगर हमारी सीमा में कोई व्यापार करने आएगा तो उसे क्या दिखाना होगा? कार्ड्स दिखाना होगा। कार्ड्स क्या है? एक परमिट है। दूसरी बात, इन्होंने दो बातें और निर्धारित की। पहली बात, इन्होंने कहा अगर हमारी सीमा में कोई व्यापार करने के लिए आता है तो पहली बात हम ये कि यहाँ से किसी को लूटा नहीं जा सकता। तो पहली बात, दो इन्होंने गुट लगाए थे जिसका कार्य था डाकुओं को संरक्षण करना था। दूसरी बात, इनकी व्यापार को बढ़ावा देना था। और हम क्या याद रख सकते हैं, तो आगे चलकर इसे शांत जल की नीति भी हम कह सकते हैं। और ये अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। पतन की बात की जाती है तो पतन में हम ध्यान रख सकते हैं कि पुर्तगालियों की अगर बात की जाती है दोषपूर्ण नीति तथा उद्देश्य का अभाव था, इस वजह से इनका पतन हुआ। प्रभाव की बात की जाती है तो प्रभाव की बात की जाएगी तो इन्होंने प्रभाव कई डाले भारत में। जैसे हम देख सकते हैं कि आज जो भारत और जापान का जो व्यापार हो रहा है उसको सर्वप्रथम कराने वाले तो पुर्तगाली थे। दूसरी बात हम कह सकते हैं आलू, मक्का, पपीता, अमरूद की अगर बात की जाती है, मूंगफली की बात की जाती है, लीची की बात की जाती है, अनानास की बात की जाती है, आदि को लाने वाले अगर भारत में आए कौन थे तो हम कह सकते हैं पुर्तगाली थे। दूसरी बात 1556 की बात की जाती है। 1556 में जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना है वो भी पुर्तगालियों के द्वारा की जाती है। इसमें मुख्य योगदान रहा पुर्तगालियों का। 1563 में अगर देखा जाता है तो 1563 में गोवा के 1563 में हम कह सकते हैं गौथिक कला को चलाने वाले भी कौन थे तो पुर्तगाली थे। और इसमें हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इन्हीं के समय आगमन हुआ ईसाई मिशनरियों का। ईसाई मिशनरियों का जब आगमन हुआ तो ईसाई मिशनरियों ने सोचा कि हमारे धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो, तो उन्होंने सोचा कि जो मंदिर हैं यहाँ के हमें नष्ट करने होंगे। तो 1540 में जब ईसाई मिशनरी आए तो उन्होंने गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए। 1573 में बाढ़ दी, जबकि 1584 से 87 के मध्य सालसेट के सभी मंदिर नष्ट किए गए क्योंकि ईसाई धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार। और 1560 में ईसाई धार्मिक न्यायालय की इन्होंने स्थापना की। अब ईसाई धार्मिक न्यायालय क्यों खोला गया था तो ईसाई धार्मिक न्यायालय इस वजह से खोला गया, अगर ईसाई धर्म का कोई विरोध करता है तो उसको दंडित किया जाएगा, ऐसी यहाँ पर बातें की जाती हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं डचों को। तो पुर्तगालियों के बारे में हम जान चुके हैं। इसके बाद देखा जाता है डचों का आगमन हुआ था भारत में। तो हमें ध्यान देना होगा कि जिस तरह पुर्तगाल के निवासी पुर्तगाली कहे जाते हैं, डच किसे कहा गया? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी। नीदरलैंड या हॉलैंड के जो निवासी थे उन्हें क्या कहा जाता है? हम कह सकते हैं क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। क्या होता है? 1596 में कॉर्नेलियस डेस्टमन के नेतृत्व में भारत में दल आया। दल से कहा गया कि इनकी और किसके द्वारा भेजा गया था? एक कंपनी थी इनकी। 1602 में इनकी अपनी कंपनी थी जिसे बेरिनिक दे दाउस्ट कहा गया। 21 वर्षों के लिए इससे कहा गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड जो कंपनी थी इसने कहा कि हम 21 वर्षों के लिए आज़ादी दे सकते हैं। किसे दे सकते हैं? कॉर्नेलियस डेस्टमन को, जो 1596 में निकलता है। 1596 में यह निकलता है। इससे कहा गया कि हम 17 सदस्य दे सकते हैं, एक बोर्ड दे सकते हैं, 65 लाख गिल्डर की राशि दे सकते हैं और 21 वर्षों के उपरांत क्या होगा कि भारत से आना होगा व्यापार करके। ये शर्तें यहाँ रखी गई। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह इनका आगमन हुआ था डचों का। अब हम एक बात हमें समझना चाहिए कि डचों के बारे में कहा जाता है कि डचों ने सिर्फ राजनीति पर ध्यान नहीं दिया, उनका उद्देश्य मात्र यहाँ से व्यापार करना था। तो इसकी सबसे बड़ी वजह हमने देखी। तो वजह क्या हमने देखी? तो वजह ये देखी क्योंकि भारत तो व्यापार का क्षेत्र था ही उनके लिए, लेकिन वो इंडोनेशिया को भी मुख्य मानते थे। बी ऑप्शन में इंडोनेशिया को भी मानते थे डच।
तो इसके बाद देखा जाता है कि इनके द्वारा जो फैक्ट्रियाँ खोली गई, तो भारत में पहली फैक्ट्री इनके द्वारा 1605 में मसूलीपट्टनम में बौद्धर हेंगे के द्वारा खोली जाती है। इनकी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। इनकी 1628 में अगर बात की जाती है तो 1628 में बंगाल में इन्होंने फैक्ट्री खोली। 1632 की बात की जाती है, पटना में इन्होंने फैक्ट्री लगा दी थी। 1651 में हमें याद रखना होगा, 1651 में इन्होंने चिंसुरा में फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी। अब हमें याद रखना होगा, चिंसुरा में जब इन्होंने फैक्ट्री लगाई तो वहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया था जिसका नाम था गुस्तावुस नामक किले का निर्माण डचों के द्वारा किया जाता है। डचों की अगर बात की जाती है तो डचों ने ये कार्य तो किए ही, साथ में कई कार्य किए थे। जब 1605 में इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी तो 1605 में ही इन्होंने पुर्तगालियों को हराया और एक स्थान था अम्बाइना ले लिया था। 1619 की बात की जाती है तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और जकार्ता में बेटेविया नामक नगरों को बसाने वाली अगर कौन थी तो हम कह सकते हैं यही डच थी। 1641 में मलक्का और 1658 में अगर बात की जाती है तो सीलोन यानी कि श्रीलंका पर के क्षेत्रों पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। इस समय इनकी प्रमुख फैक्ट्रियाँ गुजरात में कोरोमंडल, तट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जबकि प्रमुख कोठियों की बात की जाती है बेमलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, कराईकल, माही, बालासुर आदि प्रमुख कोठियों के रूप में इन्हें जाना जाता है। और हम याद क्या रख सकते हैं कि जो डचों में कार्य करने वाले लोग थे उन्हें फैक्टर कहा जाता था, जबकि संचालकों जो प्रमुख निदेशकों को भद्रजन कहा जाता था। जैसी बात इनकी पता चली ब्रिटिशों को तो ब्रिटिशों ने सोचा कि हम भी डचों की तरह मुनाफा कमाएं, तो हम कह सकते हैं जब इनका आगमन हुआ तो डचों के मध्य और अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध होता है 1759 को, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और कहा जाता है कि 1795 में यह पूर्ण रूप से चले जाते हैं। और इनका उद्देश्य क्यों चले जाते हैं, क्योंकि इस वजह से चले जाते हैं क्योंकि इन्होंने राजनीतिक शक्ति को स्थापित नहीं किया था। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं, अंग्रेजों को देखने वाले हैं, ब्रिटिशों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हमें ब्रिटिशों के बारे में क्या याद रख सकते हैं, ब्रिटिशों के बारे में हम याद रख सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों का आगमन दो रूपों में होता है, एक तो स्थल मार्ग, दूसरा जल मार्ग। तो हमें याद ये रखना होगा कि स्थल मार्ग से आने वाला जो अंग्रेज था वह 1587 में हमें याद रखना होगा जॉन मिल्टन हॉल था। जबकि अगर बात की जाती है तथा इसने एक जहाजी बेड़ा को भी हराया था, स्पेनिश जहाजी बेड़ा को पराजित किया था। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि 1608 में राजा जेम्स का राजदूत यानी कि निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि भारत से व्यापार करना है। तो कहा जाता है कि 1608 में हॉकिंस निकला, 1609 में हम कह सकते हैं वह यहाँ पर पहुँचा। तो इससे पता था हॉकिंस को कि यानी कि भारत में मुगलों का शासन चल रहा है, जिसमें अकबर का शासन था। जैसे ही वह जब भारत पहुंचा तो उस समय अकबर का पुत्र जहांगीर यहाँ पर शासन करने लगा था। तो पहुंचा, जब हॉकिंस पहुंचा 1609 में की अगर बात की जाती है तो 1609 में जब वह वहाँ पर पहुँचता है तो हमें याद रखना होगा कि जब वह 1611 की बात थी तो उसे 400 मनसब, एक जागीर, एक खान की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा, तो हम कह सकते हैं जहांगीर के द्वारा। काफ़ी स्वागत भी किया जाता है। इसने कहा कि हम भारत में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं जिससे हम ब्रिटेन को बढ़ावा दे सकें। तो आगे चलकर क्या होता है कि 1611 की बात वह थी कि जिस समय जहांगीर ने मना कर दिया था। मना करने की वजह क्या थी, क्योंकि हम कह सकते हैं यहाँ पर सर्वाधिक जो प्रभाव डाला, यहाँ पर जो सर्वाधिक प्रभाव भी डाले जाते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि मना कर दिया जाता है, मना कर दिया गया था। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जब ये 1613 में हम कह सकते हैं 1613 में हॉकिंस यहाँ से लौट जाता है, क्योंकि मना करने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे। तो मना किसने किया था, पुर्तगालियों ने किया था। और 1613 में यह यहाँ से लौटता है। अब 1613 में जब यह यहाँ से लौटा तो हम एक बात समझ सकते हैं कि जो अंग्रेज़ों की जो पहली फैक्ट्री थी 1608 में सूरत में लगा दी गई थी, लेकिन उसका संचालन तब हुआ जब 1613 में अनुमति मिल जाती है जहांगीर की। क्योंकि कहा जाता है 1613 में जहांगीर ने पत्र लिखकर ब्रिटेन भेजा, उसमें कहा गया कि हम फैक्ट्री खोलने की अनुमति देते हैं। जिसके बाद 1615 में सर टॉमस रू आया, जो आए 3 वर्ष तक भारत में रहा, अजमेर, इलाहाबाद और मांडू में 3 वर्ष तक रहता है। इसके बाद देखा जाता है कि यह यहाँ से 1619 में लौटता है और 1640 में आता है फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे जब आया तो 1640 में मद्रास की स्थापना करता है, किले की स्थापना भी करता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला यहाँ पर खोला। इसके बाद 1651 में हम देख सकते हैं कि ब्रिजमैन के द्वारा यहाँ फैक्ट्री खोली जाती है, बंगाल में फैक्ट्री स्थापित की जाती है। इसके बाद देखा गया कि 1661 वह डेट थी जिसमें एक व्यक्ति होता है चार्ल्स द्वितीय ने अधिकार दिए कि ब्रिटिश आज के बाद इनकी उन्हें सिक्का ढालने का अधिकार, दुर्ग बनाने की आज़ादी तथा टैक्स को अदा नहीं करना होगा। तो ऐसी शक्तियाँ उन्हें दी गई, जिसके बाद ये व्यक्ति ज़्यादा चर्चित हो गया। चर्चित होने के बाद 1662 में से पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन का विवाह कर दिया गया। लेकिन जो
विवाह में इसे मुंबई मिला था दहेज में, और 1668 की बात की जाती है तो 1668 में इसने किराए पर उठा दिया था। 10 पाउंड की राशि थी, उसमें कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर उठा देते हैं। आगे चलकर देखा गया कि हम देख सकते हैं 1669 में देखा गया तो 1669 में मुंबई की स्थापना की जाती है गेराल्ड आंगियर के द्वारा। लेकिन हुआ क्या कि जब ये आदि क्षेत्र का जो निर्माण बढ़ रहा था तो भारतवासियों जो रियासतें थी उनकी सोच यही थी कि भारत को किस रूप में बढ़ावा दिया जाए। तो 1690 में हम कह सकते हैं एक पत्र पहुंचा बंगाल के नवाब इब्राहिम खां के द्वारा कहा गया कि हमारे कलकत्ता में भी फैक्ट्रियां स्थापित कीजिए। तो हम कह सकते हैं जब ये आए तो बंगाल के जो कुछ क्षेत्र थे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोली जाती, गोविंदपुर, सुल्तानती और कलकत्ता। आगे चलकर जब ये बंगाल के क्षेत्रों में फैक्ट्री खोली गई तो आगे चलकर उससे ही नाम दिया जाता है, कोलकाता नाम दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1690 में जॉब चार्नोक के द्वारा की जाती है। अब क्या हुआ, अब इनकी ब्रिटिशों की एक सोच थी कि कलकत्ता के जो आसपास के 38 गांव में प्राप्त हो जाएं। तो क्या हुआ, उस समय जो शासक बन चुका था फर्रुखसियर बन चुका था, और फर्रुखसियर उस समय संयोग ये था कि वो बीमार पड़ा हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति पहुंचा जिसका नाम था हैमिल्टन शल्य चिकित्सक था। ये पहुंचता है 1715 में और इसे ठीक कर दिया। जब फर्रुखसियर ठीक कर दिया गया तो उसके समय उसने क्या किया कि 1717 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी इनकी अंग्रेज़ों को दी जाती है। तो जिसके बाद हम देख सकते हैं आगमन होता है डेनिसों को। बात की जाती है डेनिसों की, तो डेनिसों के बारे में हम याद क्या रख सकते हैं, हम कह सकते हैं डेनिसों का आगमन 1616 में होता है। 1620 में इन्होंने पहली फैक्ट्री तंजौर ट्रंकवेल तमिलनाडु में खोली थी, जबकि दूसरी फैक्ट्री 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में खोली जाती है, और 1745 में हम कह सकते हैं यहाँ से चले जाते हैं। आगमन होता है फ्रांसीसियों का। कौन आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। तो फ्रांसीसियों की अगर बात की जाती है तो सबसे अंत में आगमन होता है फ्रांसीसियों का, और फ्रांसीसियों के बारे में याद रख सकते हैं कि फ्रांसीसियों में मुख्य योगदान रहा हेनरी चतुर्थ रिचलू कॉलबर्ट का रहता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि फ्रांसिस कैरोन और कैरो की अध्यक्षता में 1667 में एक दल भारत आया, जिसका उद्देश्य था भारत में फैक्ट्री को स्थापित करना, जबकि इनके साथ ईरान का मरकारा भी आया। जब ये व्यक्ति आते हैं तो इनके द्वारा 1668 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की जाती है, जिसका नाम था इंडिस द ओरिएंटल नाम दिया गया। और दूसरी बात हम कह सकते हैं इस समय जो कंपनी फ्रांसीसियों खोली जाती है यह एक गवर्नमेंट कंपनी थी, जबकि 1669 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोलने वाला कौन था, तो ईरान का मरकारा था। इन फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी किसे दी गई, तो हम कह सकते हैं फ्रांसीसी मार्टिन को दी जाती है। इसी वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक भी फ्रांसीसी मार्टिन को कहा गया। दूसरी बात और हम क्या याद रख सकते हैं, तो इस समय अगर चंद्रनगर और बात की जाती है तथा चंद्रनगर की बात की जाती है, पुदुचेरी की बात की जाती है, इसको बढ़ावा जो देने वाले थे वो भी थे फ्रांसीसी थे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, तो 1706 में अगर देखा जाता है तो फ्रांसीसी मार्टिन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1706 से 1720 के मध्य एक ऐसा समय था जिसके बाद इनकी गतिविधियां शिथिल पड़ जाती हैं। 1720 से 42 के मध्य हम कह सकते हैं लेनो और डीमो गवर्नर बनाए गए। दूसरी बात 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार तक, 1739 में कराईकल पर भी अधिकार करने वाले अगर कौन थे, तो हम कह सकते हैं फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया था। लेकिन अब बात ये थी, एक और तो पहले अंग्रेज आ चुके थे, दूसरी ओर इस समय फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। तो अब बात ये थी कि एक दूसरे से ये कमज़ोर नहीं थे, दोनों चाहते थे हमें मुनाफा ज़्यादा हो। तो इस स्थिति में इनके मध्य युद्ध चलते रहते थे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि युद्ध होता है जिसका नाम था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कर्नाटक के प्रथम युद्ध को कि यह जो युद्ध था 1746 से 1748 तक चलता है। इस युद्ध के रीजन क्या थे, तो हमें ध्यान देना होगा। इस युद्ध का जो मुख्य रीजन था यह था कि अंग्रेज फ्रांसीसियों की प्रतिद्वंद्विता थी, जिसमें वह आपस में एक दूसरे से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। दूसरा मुख्य रीजन क्या रहा, तो अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना मुख्य रीजन रहता है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा मुख्य रीजन क्या बनता है, तो हम कह सकते हैं 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो यही जो युद्ध हुआ था अंग्रेज फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, और हुआ कहाँ पर था, ऑस्ट्रिया में। लेकिन फ्रांसीसी अंग्रेज वहाँ पर तो थे ही, साथ में अपने देश में भी थे, और भारत में भी थे। जब ये बात पता चली कि ऑस्ट्रिया में फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ गए हैं, तो उन्होंने सोचा हम यहाँ पर भी युद्ध करेंगे। तो कहा जाता है इस समय जो फ्रांसीसी सेना का गवर्नर था लॉर्ड डुप्ले था, जबकि अंग्रेजी सेना का अधिकारी निकोलस मार्श था। इस समय ये दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक मार्क के नेतृत्व में हम कह सकते हैं जो एक अंग्रेज अधिकारी था,
बार्नेट के नेतृत्व में उसने कहा कि इनकी एक सेना आ रही है, किसके लिए? निकोलस मार्च के लिए आ रही है। तो निकोलस मार्च ने कहा अब तो हम लड़ सकते हैं क्योंकि हमारे लिए एक सेना भी आ रही है। अब डुप्ले ने सोचा अब हम क्या करें, तो डुप्ले ने क्या किया कि बंगाल का जो कर्नाटक का नवाब था उससे मिल गया। कर्नाटक का नवाब इनकी अबरुद्दीन था। अबरुद्दीन से उसने कहा कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध ना होने दो। तो अबरुद्दीन ने कहा, जो कर्नाटक का नवाब, उसने कहा एक शर्त है हमारी, शर्त हमारी ये है कि अगर हम इस शर्त पर इनकी युद्ध नहीं होने देंगे तो मैं मद्रास को जीत कर हमें देना होगा। कहने वाला अबरुद्दीन था। शर्त हो गई तैयार। लेकिन अब क्या था, अब डुप्ले को शर्त निभानी थी। तो डुप्ले ने एक गवर्नर जनरल को बुलाया जिसका नाम था ला बोर्डोनो था। ला बोर्डोनो मॉरिशस का गवर्नर था। ये दोनों मिलके गए, मद्रास को जीता। लेकिन क्या हुआ कि जो ला बोर्डोनो था उसने 400 पाउंड की राशि में अंग्रेजों को बेच दिया। बात पता चली डुप्ले को, तो डुप्ले तो चाहता ही नहीं था उसे बेचना। तो डुप्ले ने रॉबर्ट क्लाइव सहित अनेक लोगों को बंदी बना लिया था और मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया था। अब क्या था, जब मद्रास इसने जीत लिया, अधीन कर लिया था, अब बारी आई थी उस समय की जब हमें बात को निभाना था। यानी कि जो उसने कर्नाटक के नवाब से कहा था कि हम मद्रास जीत को दे देंगे जिससे ये युद्ध ना हो। मद्रास को देने की बात आई तो ये मुकर जाता है डुप्ले, जिसके बाद कहा गया एक युद्ध हुआ, अडियार का युद्ध। अडियार का युद्ध क्या था, तो हम कह सकते हैं कर्नाटक के नवाब अबरुद्दीन का बेटा था जिसका नाम था महफूज खां। और महफूज खां ने कहा कि एक युद्ध होगा। युद्ध कैसा होगा, तो इस एक युद्ध होगा डुप्ले और महफूज खां के मध्य। और महफूज खां के पास अधिक सेना होने के बावजूद भी डुप्ले उससे जीत गया। जब डुप्ले जीता तो एक ऐसा समय था, इस समय फ्रांसीसियों की ख्याति यहाँ पर बढ़ जाती है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध याद रखना है, अडियार का युद्ध। और ये हुआ क्या, इसके बाद अब एक एलापल की संधि होती है। एलापल की संधि 1748 में होती है और ये किसके मध्य होती है? फ्रांसीसियों अंग्रेजों की मध्य हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि आज के बाद हम विद्रोह नहीं करेंगे। और इसी में कहा जाता है अंग्रेजों को भारत में मद्रास और फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग इसी संधि के द्वारा प्राप्त हुआ था। कुछ दिन हो ही पाए, तुरंत हमने देखा दूसरा युद्ध भी हुआ कर्नाटक का, द्वितीय 1749 से 1754 तक चला। पहला रीजन अगर इस युद्ध की बात की जाती है तो पहला रीजन इस युद्ध में यही था क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, अभी तक शक्तियों को समाप्त नहीं कर पाए थे। तो पहला मुख्य रीजन था। दूसरी बात हम कह सकते हैं 21 मई 1748 को हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की हत्या हो जाती है। इसके बाद सफदर जंग और मुजफ्फर जंग के, नासिरगंज और मुजफ्फर जंग के मध्य विद्रोह शुरुआत हो जाता है। फ्रांसीसियों ने कहा कि हम मुजफ्फर जंग का साथ देंगे और जबकि ब्रिटिशों के द्वारा कहा गया कि हम नासिरगंज का साथ देंगे। अब देखिए, तो इस वजह से इन दोनों के मध्य प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है आपस में। फिर वही शक्तियाँ उत्पन्न हुई जिससे बढ़ावा दिया जा सके। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि दोस्त अली के दामाद जिसका नाम था चांदा साहब और दूसरी बात उनके पुत्र का नाम था अबरुद्दीन, वही कर्नाटक का नवाब। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कर्नाटक का शासक कौन होगा ये सब तय करना था। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं अबरुद्दीन का जो साथ दिया गया ब्रिटिशों के द्वारा, चांदा साहब का साथ दिया गया फ्रांसीसियों के द्वारा। आगे चल के हमने देखा कि एक युद्ध होता है 1 अगस्त 1749 को, एक युद्ध हुआ जिसे हम कह सकते हैं अम्बूर का युद्ध। इस युद्ध में देखा जाता है कि डुप्ले, चांदा साहब, मुजफ्फर जंग ने अबरुद्दीन को समाप्त कर दिया था इस युद्ध में, जबकि उसका पुत्र महफूज खां यहाँ से भाग जाता है। ये एक ऐसा समय था जिस समय काफ़ी बढ़ चढ़कर अधिकार इसने कर लिया था। और दूसरी बात, चांदा साहब ने 80 गांव इनके डुप्ले को पुरस्कार में दे दिए थे। इसके बाद हमें देखना होगा तिरुचिरापल्ली का घेरा। अम्बूर के युद्ध के बाद हम तिरुचिरापल्ली को घेरा को देखेंगे। तो हमें इसमें याद रखना होगा तिरुचिरापल्ली का घेरा एक ऐसा समय है 1750 से 55 के मध्य। हमने देखा कि तिरुचिरापल्ली का जो घेरा एक ऐसा समय था जिस समय थॉमस सांड्स अंग्रेज अधिकारी आए और इसके बाद कहा जाता है जितने भी भारतीय रियासतें थीं उन्होंने साथ दिया ब्रिटिशों का। नहीं, फ्रांसीसियों को हराना इतनी छोटी बात ना थी। तो इसके बाद हम कह सकते हैं ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन डुप्ले जो था अभी भी वो कमज़ोर नहीं पड़ा था। वह संघर्ष नित्य निरत जारी रहता था। और आगे हमने देखा तिरुचिरापल्ली के घेरे के बाद हम देख सकते हैं और यहाँ पर क्या कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले तिरुचिरापल्ली के घेरे के बाद हमें ध्यान देना होगा अर्काट का घेरा डाला गया। तो वही अर्काट है जो हम कह सकते हैं कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी। और ये हम कह सकते हैं चांदा साहब का बेटा जिसका नाम था रजा खां उसके अधीन थी। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पहुँचा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अर्काट को भी जीत लिया गया। लेकिन इसके बाद ये समस्याएं तो थी ही फ्रांसीसियों के लिए, लेकिन इसी समय सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, जनवरी 1753 में देखा जाए तो डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया। जब ये फ्रांस पहुंचा तो इसका उत्तराधिकारी के रूप में आता है गॉर्डे हुए, और गॉर्डे हुए आता तो उसने आते ही संधि कर ली थी फ्रांसीसियों से। इनकी
इनकी अंग्रेज़ों से संधि कर ली थी, उसने कहा था। और जब ये संधि की गई, पांडुचेरी की संधि 1755 में, जब ये बात पता चलती है किसी इनकी डुप्ले को पता चलती है, डुप्ले ने कहा कि इनकी गौडे हुए ने अपने राष्ट्र की बर्बादी और राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बातें उसके द्वारा बोली जाती हैं, लेकिन आगे चलकर देखा गया कि एक युद्ध हुआ। इसके बाद हमें याद रखना होगा कि एक युद्ध होता है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध था, 1756 से 1763 तक ये युद्ध हुआ। 1756 से 1763 तक ये चला था। तो 1756 के अगर इस युद्ध को अगर देखा जाए तो इसका परिणाम कैसे होता है, तो 1756 में हम कह सकते हैं सप्तवर्षीय ये युद्ध यूरोप में प्रारंभ हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर भी युद्ध को देखा गया। इस युद्ध में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अब फ्रांसीसियों ने सोचा हम कैसे पुरानी स्थितियों में पहुँचे, तो हमें याद रखना होगा कि इन्होंने एक अंग्रेज़ अधिकारी को बुलाया, काउंट डी लाली को बुलाया, कि ये चाहते थे, फ्रांसीसी काफ़ी योग्य अधिकारी था, लेकिन ब्रिटिश इनसे कई ज़्यादा चालाक थे। तो हम कह सकते हैं काउंट डी लाली के आने से पहले ही हम कह सकते हैं कि काउंट डी लाली के आगमन से पहले ही रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया और बंगाल जो था वो ब्रिटिशों के हाथ में चला गया था। इसके बाद जो काउंट डी लाली जब वो काफ़ी उस युद्ध के बाद पहुंचा तो उसने सोचा वह हमें कुछ ना कुछ तो जीत ही लिया जाए, तो उसने तंजौर का घेरा डाला और तंजौर के राजा से कहा कि हमें पैसे चाहिए, 56 लाख रुपए चाहिए। लेकिन यह घेरा काफ़ी लंबा इनकी दिन तक चला, जिसमें ब्रिटिशों ने एक सेना भेज दी, यह घेरा तोड़ना पड़ा और यह फ्रांसीसियों के लिए सबसे बड़ी हार के रूप में से देखा गया। आगे चलकर देखा जाता है कि तंजौर का घेरा डाला गया, इनकी मद्रास का घेरा डाला गया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखी जाती है कि हैदराबाद जो अभी तक हम देख सकते हैं जो फ्रांसीसियों के अधिकार में था, क्योंकि हैदराबाद में फ्रांसीसी सेनापति जिसका नाम था बुस्सी उसे अंडर किए हुए था। अब उसका आ गया कि बुस्सी फ्रांस जाएगा और इनके डुप्ले आदि लोग हम कह सकते हैं मद्रास को जीतने के लिए गए, लेकिन एक ऐसा समय था जिस समय मद्रास भी इनके हाथ से निकल जाता है, जिसके बाद हमें याद रखना होगा बांडीबास के अगर युद्ध की बात की जाती है तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ऐसा समय था जिसमें अंग्रेज़ों ने अपने अधिकारी को बुलाया। अंग्रेज़ों का अधिकारी कौन था, जिसका नाम था सर आयरकूट। बांडीबास मद्रास और पांडुचेरी के मध्य के स्थान है जहाँ पर एक युद्ध होता है। एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसने सिद्ध कर दिया था कि अब अगर कोई भारत से व्यापार करेगा तो वो ब्रिटिश होंगे, ना कि फ्रांसीसी, क्योंकि इसी युद्ध ने धूल धराशायी कर दिया फ्रांसीसियों को, तथा हम कह सकते हैं आदि। और इसमें मालसेन का कथन है कि इस युद्ध ने उस भवन को नष्ट कर दिया जिसे डुप्ले-ड्यूमा मार्टिन ने बनाया था। दूसरी बात, इसी युद्ध के परिणाम के बाद हम कह सकते हैं एक संधि होती है। 10 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि थी। पेरिस की संधि में हम कह सकते हैं शेष चंद्र नगर को छोड़कर शेष सभी जो क्षेत्र थे वह दे दिए जाते हैं फ्रांसीसियों को। तो आज के इसमें हमने सबसे पहला इनकी जो टॉपिक है उसको हमने कवर कर लिया है, जबकि इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है 19वीं सदी के आंदोलन। ये देखा जाता है तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम याद रखेंगे सबसे पहले ब्रह्म समाज। देखा जाए अगर ब्रह्म समाज की बात की जाती है तो ब्रह्म जो समाज होता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। और राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाती है ना, आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, तथा हम कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें युगदूत की उपाधि दी जाती है, जबकि हम अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी जाती थी। ऐसे थे राजा राम मोहन राय। ध्यान क्या देना होगा कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाती है तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म होता है 22 मई 1772 को कोलकाता हुगली नदी स्थित राधानगर में इनका जन्म होता है। काफ़ी योग्य थे, 12 भाषाओं का इनकी राजा राम मोहन राय को ज्ञान था। लेकिन अब इनके जो पिता थे रमाकांत, जो बंगाल के नवाब के यहाँ कार्य करते थे, तो इन्हीं के आधार पर इन्हें एक उपाधि दी जाती है। राजा राम मोहन राय को राय रायन की उपाधि दी गई। लेकिन हुआ क्या, इनके जो पिता रमाकांत थे वो हम कह सकते हैं इनके पिता जो रमाकांत थे उनकी ईश्वर में ज़्यादा रुचि थी इसी के बाद। लेकिन जो बेटा है, बेटा को इनकी रुचि कम थी, क्योंकि इन्होंने 1809 में अगर देखा जाए ये 2 ग्रंथ लिखे, तोफाल और मुहाइदीन, एक ईश्वरवादियों को अखबार चलाए जो बांग्ला भाषा में था। जब ये 2 ग्रंथ चलाए जाते हैं, ये बात पता चली, इसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया गया था, ईश्वर का विरोध किया गया था। जब इनके पिता को पता चला तो इनके पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन राजा राम मोहन राय थे वो इतिहास रचने वाले थे, तो जिन्होंने क्या किया, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना कर दी। आत्मीय सभा में मुख्य योगदान किसका रहा, द्वारकानाथ टैगोर का मुख्य योगदान रहा। 1816 में अगर देखा जाता है तो 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 1817 में इनकी कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की जाती है, जबकि 1825 में वेदांत कॉलेज इनके द्वारा खोला जाता है।
अगर बात की जाती है 1820 की, तो 1820 में राजा राम मोहन राय ने एक पुस्तक लिखी, द प्रीस्टस ऑफ जीसस। जब ये पुस्तक लिखी तो ईसाई मिशनरियों को लगा कि राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म को मानने वाले हैं या ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा मत सिर्फ किताब को लिखना है, ना कि किसी धर्म को ग्रहण करना है। आगे चलकर अगर देखा जाता है तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की। पहले इसे ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाएगी तो इनके कार्यों को बड़े स्तर पर देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने, राजा राम मोहन राय की बात की जाती है तो इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने 2 इनकी प्रज्ञा का चांद चलाया था और संवाद कौमुदी चलाई थी, और इन्हीं दोनों ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। क्यों, हम कह सकते हैं 1811 में क्या हुआ, इनके भाई का नाम था जगमोहन और जगमोहन की मृत्यु हो जाती है। इनकी भाभी को अलका मांजरी को जबरन सती किया गया तो उन्होंने कहा कि समाजव्यापी व्यापी आंदोलन को चलाएंगे। 8 नवंबर 1829 को हम कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने परिषद में प्रस्ताव रखा। 4 दिसंबर 1829 को उसे पारित किया गया और सर्वप्रथम सती प्रथा को बंगाल से समाप्त किया गया। इसके बाद मुंबई से भी समाप्त कर दिया गया था। तो ऐसे राजा राम मोहन राय थे। लेकिन क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाती है तो अकबर द्वितीय ने पेंशन के लिए इन्हें भेजा था। जब ये ब्रिटेन से लौट कर आते हैं तो इन्हें राजा की उपाधि दी, लेकिन जब ब्रिस्टल इंग्लैंड में भेजा गया तो हम कह सकते हैं मस्तिष्क ज्वर के कारण 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में पंडित रामचंद्र विद्वागीस के द्वारा ब्रह्म समाज का प्रेरणास्करण किया जाता है तथा उसको बढ़ावा दिया जाता है। दूसरी बात अगर राजा राम मोहन राय की जाती है तो मिरातुल अखबार इनके द्वारा चलाया जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने बड़े रूप में मुख्य योगदान दिया है मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके बाद हम देखने वाले हैं आर्य समाज। तो आर्य समाज की बात की जाती है तो आर्य समाज में हमें याद क्या रखना होगा, तो आर्य समाज की बात की जाएगी तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर बात की जाती है तो हम याद रख सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती को अगर देखा जाए आर्य समाज के संस्थापक हैं। इन्होंने क्या, इनके बारे में कहा जाता है इनका जो जन्म होता है 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरबी रियासत टंकारा जिला राजकोट में जन्म हुआ। दूसरी बात इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, तो लेकिन इनके कथन बहुत प्रचलन मिलता है। राजा राम मोहन राय की तरह ये भी ईश्वर के विरोधी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि, और उनका तर्क भी था, क्योंकि हम कह सकते हैं जब इन्होंने एक ईश्वर की प्रतिमा के सामने चूहे को खाद्य सामग्री ले जाते हुए देखा तो इन्होंने कहा कि जो भगवान स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे की कैसे करेगा। लेकिन आगे चलकर इन्होंने गुरु भी बनाए। 1848 की बात की जाती है तो हम कह सकते हैं इन्होंने पूर्णानंद को प्रथम गुरु बनाया था। लेकिन जब 1861 में की बात की जाती है तो मथुरा पहुंचे, जिसमें नेत्रहीन स्वामी थे जिनका नाम था बिरजानंद। बिरजानंद से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने नारा भी दिया, वेदों की ओर लौटो। इनके शिष्य की अगर बात की जाती है जिनका नाम अरविंद घोष था, अरविंद घोष की अगर बात की जाती है तो अरविंद घोष ने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, ना कि वैदिक काल की ओर। ऐसा कहने वाले इनके शिष्य थे। जबकि आर्य समाज वही आर्य समाज जिसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में होती है और जिसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया जाता है, लाहौर बनाया गया था। इसके बाद अगर बात की जाती है आर्य समाज की, तो आर्य समाज की बात की जाएगी तो आर्य समाज ने कई बड़े योगदान दिए हैं। कैसे योगदान दिए हैं तो हम कह सकते हैं स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने 28 नियमों का समावेश कराया था। 1874 में देखा जाए तो सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना इनकी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। जबकि 1882 में हम कह सकते हैं शुद्धि आंदोलन को इनके द्वारा चलाया जाता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं राजा स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की जाती है, इनके प्रमुख कृतियाँ भी थीं, जैसे वेदभास भूमिका होती हैं, अद्वैतवाद का खंडन होता है, और पंच महायज्ञ विधि को जो चलाने वाले थे वो यही थे। दूसरी बात अगर देखा जाए इनका कथन भी अगर देखा जाए तो कथन हम देख सकते हैं, इन्होंने कहा था बुरे से बुरा देसी विदेशियों से अच्छा है, और इन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए है। एक ऐसे 19वीं सदी के ये महान समाज सुधारकों में से एक थे जिसने हमारे देश को बढ़ावा दिया था। ये वो व्यक्ति रहे हैं, राजा राम मोहन राय हों या स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने भारतीयों में चिंगारी को पैदा किया कि ब्रिटिशों को भारत से खदेड़ना है। दूसरी बात हमें ये ध्यान देना होगा कि आगे चलकर हमने क्या देखा, तो हमने देखा 30 अक्टूबर 1883 की बात थी, जिसमें कुछ इनके विरोधियों के द्वारा हम कह सकते हैं 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में दिवाली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। आर्य महिला समाज की स्थापना हम कह सकते हैं की जाती है, आर्य महिला समाज की रमाबाई के द्वारा स्थापना की जाती है। तो इसके बारे में हम ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे वेद समाज, प्रार्थना समाज, तथा हमें ध्यान देना होगा वेद समाज और प्रार्थना समाज की बात की जाती है तो इसमें मुख्य योगदान रहता है। इसमें मुख्य योगदान किसका रहता है, केशव चंद्र सेन का रहता है। और वेद समाज की स्थापना 1864 में, जबकि 1867 में स्थापना की जाती है प्रार्थना समाज। वेद समाज की स्थापना केसी दुरालू नायडू के द्वारा की जाती है, जिनके प्रमुख सहयोगी की बात की जाती है मुदलियार और पी सुब्रमण्यम चेट्टी थे। जबकि
हम याद रखना होगा। अगर बात की जाती है प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की जाती है। इनके प्रमुख सहयोगी एन.जी. चंदावरकर, आर.जी. भंडारकर थे। प्रार्थना समाज की अगर बात की जाएगी तो इसने भी बड़े रूप में इनकी सामाजिक आंदोलन हो या धार्मिक आंदोलन हो बहुत रूप से बढ़ावा दिया था, क्योंकि हम कह सकते हैं इनके द्वारा कार्यक्रम चलाया गया, जैसे दलित जाति मंडल है, दक्कन शिक्षा सभा है, समाज सेवा संगठन है, और दक्कन शिक्षा सभा को ही बड़े स्तर पर इनकी देखा जाता है, जिसमें मुख्य योगदान रहा था रानाडे का। रानाडे वही जिसे महाराष्ट्र का सोक्रात कहा जाता है। दूसरी बात हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि रानाडे के जो मुख्य सहयोगी थे, रानाडे के मुख्य सहयोगी कौन थे, तो धोंडी के कर्वे थे, धोंदो केशव कर्वे थे। और धोंदो केशव कर्वे के द्वारा हम कह सकते हैं विधवा आश्रम संघ की स्थापना 1899 में की गई, तथा 1899 में उन्होंने विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। 1893 में उन्होंने विवाह किया था गौडबाई नामक महिला से। तथा प्रार्थना समाज के संस्थापकों के अगर रानाडे की बात की जाती है, तथा रानाडे की बात की जाती है, तो 1916 में हम कह सकते हैं 1916 एक ऐसी डेट थी जिसमें प्रार्थना समाज के द्वारा बम्बई में पहला महिला विश्वविद्यालय को खोला गया था। जबकि दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज का प्रसार वीरसेलिंगम पुंटलू के द्वारा किया जाता है, जबकि हम कह सकते हैं पंजाब में दयाल सिंह के द्वारा प्रसार किया गया। इसके बाद हम याद कर सकते हैं, इसके बाद समझ सकते हैं, रामकृष्ण मिशन को देख सकते हैं। रामकृष्ण मिशन का क्या योगदान रहा, तो हमें याद रखना होगा। देखिए, रामकृष्ण मिशन की बात की जाती है तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उनका नाम क्या था, तो हम याद रख सकते हैं, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद नाम था। स्वामी विवेकानंद की बात की जाती है तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की याद में, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस की याद में, 1 मई 1897 को हम कह सकते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके जो गुरु थे उनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय, या हम कह सकते हैं दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता था। दूसरी बात, इनकी पत्नी का नाम शारदा मणि था। तो इस रूप में उन्होंने स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद की बात की जाती है तो इनका जन्म कब होता है, तो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता की बारा नगर में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था, लेकिन ये बचपन से ही काफ़ी प्रतिभाशाली थे। तो जिसमें हम कह सकते हैं कि राजस्थान के जो राजा थे कुंवर अजीत सिंह, खेड़तली के राजा कुंवर अजीत सिंह ने कहा कि हम खर्च की बात कर सकते हैं। तो 1800 तो यहाँ पर क्या होता है, खर्च के लिए लोग भेजे जाते हैं, जिसमें हम याद रखेंगे कि कुंवर अजीत सिंह ने कहा कि हम खर्च देंगे, जिसमें हम कह सकते हैं 19 सितंबर 1893 को इन्होंने ओजपुर भाषण दिया, जिसके बाद ये तूफानी भ्रमण करने वाला साधु इन्हें कहा जाता है न्यूरोल हॉल्ट के द्वारा। तथा कैलिफोर्निया की बात की जाती है, इन्होंने शांति आश्रम की स्थापना की थी। कई वर्षों तक ये अन्य देशों में घूमते रहते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं द्वितीय बार 1900 में द्वितीय जो विश्व धर्म सम्मेलन होता है, जिसका शीर्षक था कांग्रेस रिलीजन्स ऑफ हिस्ट्री था, जिसमें उन्होंने मुख्य योगदान दिया था। तथा हम कह सकते हैं 4 जुलाई 1902 वह दिनांक थी जिस समय हम कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो जाती है। कृष्ण मोहन बनर्जी के द्वारा काफ़ी इनके बारे में मत दिए जाते हैं। दूसरी बात हमें याद रखना होगा, स्वामी विवेकानंद का कहना था कि हमें ऐसे महापुरुषों की ज़रूरत है जिनका शरीर लोहे का बना हुआ हो, जो ब्रिटिशों को भारत से खदेड़ने में मुख्य योगदान दे सकें। इनका तथा एक पुस्तक भी है, मैं समाजवादी हूँ, इनकी देखा जाता है स्वामी विवेकानंद के बारे में। जबकि इसका मुख्यालय की अगर बात की जाती है तो पहला जो मुख्यालय था लाहौर, पहला मुख्यालय, दूसरा मुख्यालय की अगर बात की जाती है तो अल्मोड़ा के पास इनकी मायावती नाम का, अल्मोड़ा के पास बेलूर, कलकत्ता के पास बेलूर, और दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा के पास मायावती नामक स्थान। तो ये 2 मुख्यालय हम कह सकते हैं इनके द्वारा बनाए जाते हैं, और इनकी हम कह सकते हैं ये रामकृष्ण मिशन के द्वारा। तो इसके बाद हमें याद रखना होगा थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की बात की जाती है, हम याद रख सकते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की तथा कर्नल एम.एस. अलकाट के द्वारा की जाती है। बाद में 1888 में देखा गया कि 1888 में इसमें मुख्य योगदान दिया था एनी बेसेंट के द्वारा, मुख्य योगदान दिया गया। एनी बेसेंट इसकी सदस्य बन जाती हैं। बाद में 1898 में इनके द्वारा एक कॉलेज खोला जाता है, सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय। 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसे ही नाम दिया गया BSU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तथा एनी बेसेंट की अगर बात की जाती है तो 1915 से 16 के मध्य होम रूल लीग की स्थापना में इनका मुख्य योगदान रहा था। इंग्लैंड में तो उन्होंने की ही, साथ ही यहाँ पर भी स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन की बात की जाती है तो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, हेनरी विवियन डेरोजे, जिसे भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ था, तो हमें देखना होगा कि इनके द्वारा हम कह सकते हैं काफ़ी मुख्य योगदान दिया गया था। इन्होंने कहा कि भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए, जमींदारों से सुरक्षा होनी चाहिए, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो, जिसके बाद हम कह सकते हैं यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक के रूप में जाने गए। दूसरी बात, इन्होंने कई कार्यक्रम चलाए, डिबेटिंग क्लब हो, बंगे सभा हो, अकेडमिक एसोसिएशन हो, काफ़ी इनके
के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसके बाद हम कह सकते हैं 1831 में इन्हें इस कॉलेज से बाहर निकाल दिया था। एक टीचर थे, अध्यापक थे। आगे चलकर इनकी मृत्यु हो जाती है और इसी आंदोलन की तर्ज पर इनकी यंग बॉम्बे आंदोलन भी चला गया था महाराष्ट्र में। और हमें याद रखना होगा आगे मृत्यु के बाद इसको बढ़ चढ़कर भी बढ़ावा दिया जाता है। परमहंस मंडली की बात की जाती है तो हम कह सकते हैं परमहंस मंडली की जो स्थापना होती है 1849 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की जाती है, जिसमें दादोबा पांडुरंग की भी मुख्य योगदान दे रहे थे। उद्देश्य क्या था तो हम कह सकते हैं सामाजिक सुधार पर बल देना था। परमहंस लोकहितवादी की बात की जाती है तो लोकहितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख का कहना था अगर कोई धर्म अपने आप में परिवर्तन की आज़ादी नहीं देता है तो मैं इस धर्म को धर्म नहीं मानता हूँ। ऐसा कहने वाले कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। प्रभाकर की बात की जाती है, यह इंदु प्रकाश सोम प्रकाश की बात की जाती है तथा जाति भेद नामक पुस्तक की रचना भी हम कह सकते हैं परमहंस मंडली के संस्थापक यानी कि लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की बात की जाती है तो इसकी स्थापना जो होती है हम कह सकते हैं किसके द्वारा की जाती है? हम कह सकते हैं बी.डी. सावरकर के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम लीग का विरोध करना। तो एक तरफ अगर देखा जाए तो इन सामाजिक आंदोलनों को हमने कवर कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं धार्मिक यानी कि जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन को देखेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम याद करेंगे सती प्रथा को। तो सर्वप्रथम अगर सती प्रथा की बात की जाती है तो सती प्रथा को हमें याद रखना होगा कि जिसमें महिला को जबरन सती के लिए आग्रह किया जाता था उसे क्या कहा गया? सती प्रथा कहा गया। सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य था गुप्त शासक भानुगुप्त के मित्र थे गोपराज। गोपराज की जो पत्नी थी वह प्रथम महिला सती थी, जिसका उल्लेख एराडब्लेक से मिला है। अब देखा जाए किसका विरोध सर्वप्रथम किसके द्वारा किया जाता है तो कश्मीर के शासक सिकंदर के द्वारा किया जाता है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है, अकबर के द्वारा विरोध किया जाता है। दूसरी बात अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने भी विरोध किया। लेकिन एक ऐसा विरोध जिसके द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया तो राजा राम मोहन राय थे। 8 नवंबर 1829 में उन्होंने संसद में प्रस्ताव रखा और 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के द्वारा हम कह सकते हैं सती प्रथा को अवैध मान लिया जाता है। दूसरी बात प्रारंभ में बंगाल से समाप्त की गई, बाद में मुंबई मद्रास से भी इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हमें याद रखना होगा शिशुवध प्रथा को। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा शिशुवध प्रथा बंगाल और राजपूतों में लागू थी, बंगालियों व राजपूतों में लागू थी। और यहाँ पर क्या था कि अजीत सिंह ने स्वयं उल्लेख किया है कि अपनी रणजीत सिंह के पुत्र अजीत सिंह थे जिन्होंने स्वयं उल्लेख किया है कि उनकी अपनी बहनों को बोरी में बंद करके नदियों में डाल दिया जाता था। तो हमें यहाँ पर याद रखना होगा कि सर्वप्रथम जो मुख्य योगदान दिया था हम कह सकते हैं कि इनकी यहाँ पर जो मुख्य योगदान दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक का योगदान रहा, जबकि लॉर्ड हार्डिंग की अगर बात की जाती है इनके द्वारा हम कह सकते हैं यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता मुख्य योगदान रहा था। जबकि अगर नरबली प्रथा की अगर बात की जाती है नरबली प्रथा में याद रखना होगा नरबली जो प्रथा थी वह जनजातियों में प्रचलित थी। गोंड जनजाति में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आराध्य देवी की पूजा के लिए नर बलि दी जाती थी और उन्हें लगता था कि जिससे मुनाफा होगा। और देखा जाता है कि यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग को भेजा जाता है, लेकिन कैंपबेल नाम एक अधिकारी में हम कह सकते हैं नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया था। दास प्रथा की बात की जाती है तो दास प्रथा वह प्रथा है जिसमें मजदूरों को कार्यों पर लगाया जाता था। अगर बात की जाती है दास प्रथा की तो फिरोज शाह तुगलक की बात की जाती है तो फिरोज शाह तुगलक ने इसके दरबार में सबसे ज़्यादा दास थे। दूसरी बात उसने दीवाने बंदगान भी खोल रखा था। दास विभाग की अगर बात की जाती है तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है, चाणक्य का एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। और 1843 में एक्ट बी के द्वारा लॉर्ड एलन बरो के काल में हम कह सकते हैं दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह की बात की जाती है तो विधवा पुनर्विवाह में मुख्य योगदान रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जिसने 1856 से 60 के मध्य हम कह सकते हैं 25 महिलाओं का विवाह कराया तथा इसमें योगदान की अगर बात की जाती है डी कर्वे का भी रहा, क्योंकि उन्होंने 1899 में विधवा आश्रम संघ खोला था और 1893 में विधवा ब्राह्मणी महिला जिसका विवाह भी किया था उससे 1955 में पद्म विभूषण तथा 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे तथा 1856 में ही एक एक्ट भी निकाला जाता है। इसके बाद हमें याद रखना होगा बाल विवाह की बात की जाती है तो बाल विवाह में हम याद रख सकते हैं कि बाल विवाह के लिए हम कह सकते हैं 3 एक्ट बनाए जाते हैं। 3 एक्ट बनाए जाते हैं। 1872 का एक्ट था 1872 का एक्ट था जिसमें इनकी जो एज लिमिट थी 14 और 18 वर्ष थी, जबकि 1891 का एक्ट दूसरा एक्ट था। 1929 का तीसरा एक्ट था। पहले अगर एक्ट की बात की जाती है जिसमें 14-18 एज रखी जाती है, दूसरे एक्ट की बात की जाती है इसमें 12 और 18 कर दी गई थी। 12 किसने की थी तो BM मालाबारी के द्वारा की थी जो पारसी समाज सुधारक थे। विरोध किया गया सरदार पटेल के द्वारा। तो वैसे ही तीसरा अधिनियम आया जिससे इनकी हम कह सकते हैं कि तीसरे अधिनियम की अगर बात की जाती है तो तीसरे अधिनियम में यह एज कितनी की गई थी
तो हम कैसे डॉक्टर हरविलास सारदा का मुख्य योगदान रहता है इस अधिनियम में, तीसरे अधिनियम में 14 और 18 एज कर दी जाती है। स्त्री शिक्षा की बात की जाती है तो प्राचीन भारत में अगर स्त्री शिक्षा को देखा जाए तो प्राचीन भारत में कई स्त्रियां योग्य थीं, जिसमें हम कह सकते हैं अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्री, जिसमें हम कह सकते हैं 1916 में प्रार्थना समाज का मुख्य योगदान था, क्योंकि 1916 में मुंबई में पहला विश्वविद्यालय खोला गया था। दूसरी बात हमें और क्या याद रख सकते हैं, तो दूसरी बात हम याद रख सकते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें देखना होगा कि तरुण स्त्री सभा के द्वारा, तरुण स्त्री सभा महिलाओं के लिए प्रथम बार ईसाइयों के द्वारा खोली गई थी, तो इसको हमने देख लिया है। इसके बाद हम इनकी जो नेक्स्ट पॉइंट, इनकी नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। आज का ये तीसरा टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे, आज के जो मास्टर वीडियो है इसका तीसरा टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो देखिए 1857 की क्रांति की अगर बात की जाती है तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, तो इससे पहले हमने अंग्रेज़ों को पढ़ भी चुके हैं, जान चुके हैं। तो एक बात हमें ये ध्यान देना होगा, अंग्रेज़ों का आगमन किस रूप में हुआ था, व्यापारियों के रूप में हुआ। लेकिन जब वह जान गए कि भारत एक ऐसा देश है जो एकत्रित नहीं है, अलग अलग बटा हुआ है, तो उन्होंने देखा 23 जून 1757 को एक युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में बंगाल अब किसके अंडर हो गया, हम कह सकते हैं बंगाल अंडर हो गया ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिशों की। दूसरी बात देखा जाता है कि जब ये अंडर कर लिया जाता है भारत को, यानी कि बंगाल को जीत लिया जाता है, तो सेना में कार्य करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय थे। 5:1 का वो चल रहा था, जिसमें 5 भारतीय होते थे, 1 ब्रिटिश होता था। अब देखिए कि 1806 में एक बेलूर का विद्रोह हुआ, और 1806 में बेलूर के विद्रोह में क्या कहा गया कि उस समय इनकी भारतीयों में था कि यानी कि जो उसमें राजपूत और ब्राह्मण सैनिकों के रूप में ज़्यादा इनकी उसमें थे, इस वजह से कहा जाता है कि वह तिलक और पगड़ी लगा के आते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब ब्रिटिशों के द्वारा मना कर किया गया तो उन्हीं लोगों के द्वारा इनकी विद्रोह कर दिया जाता है। विद्रोह के बाद हमने देखा कि कहा जाता है कि 1857 की क्रांति को देखा जाए तो उसकी रूपरेखा को सबसे पहले हमें समझना होता है कि कैसे युद्ध की शुरुआत होती, तो ये मुख्य रीजन रहे। लेकिन अब हमें ये ध्यान देना होगा कि इस समय की अगर बात की जाती है तो इस समय जो गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग वही लॉर्ड कैनिंग है जिसने कहा था कि हम भारत तो जा रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि भारत में भयंकर विद्रोह होने वाला है। कहने वाला लॉर्ड कैनिंग था, जबकि पीएम कौन था, पामस्टन था। 1857 की क्रांति की शुरुआत की अगर बात की जाती है, प्रारंभ में देखा जाए तो एक अलग रूप में शुरुआत होती है, लेकिन बाद में हम कह सकते हैं चाहे जमींदार हो, सैनिक हो, आदि जो लोग थे सभी इससे जुड़ते चले गए थे। दूसरी बात अब हमें ये ध्यान देना होगा, रूपरेखा को जान लिया है, इस विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है, तो हमें याद रखना होगा दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 की बात की जाती है, दिसंबर 1856 की अगर बात की जाती है वही दिनांक है जिस समय हमें याद रखना होगा कि जिस समय नवीन एनफील्ड राइफल आई। नवीन एनफील्ड राइफल का अर्थ क्या है, उससे पहले एक बंदूक का प्रयोग हो रहा था, पुरानी बेस ब्राउन। इसमें उन्होंने ब्रिटिशों ने सोचा कि कुछ परिवर्तन किए जाएं। जब ये एनफील्ड राइफल आई दिसंबर 1856 में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन कार्य कर रहा है, ब्रिटिशों की या तो भारतीय कर रहे हैं, तो बंदूकों को सिखाना भारतीयों को पड़ेगा। तो जिसके लिए क्या होता है, दमदम, अम्बाला, सियालकोट 3 केंद्र बनाए गए। ये केंद्र क्या थे, इसमें बंदूकों को प्रयोग भारतीयों को सिखाया जाएगा। क्या हुआ, पहुँचे भारतीय सीखने के लिए। कुछ समय बाद एक खबर आई उन भारतीयों सैनिकों के पास कि जिस बंदूक का यह प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं उसमें जो कारतूस लगता है जो गाय व सुअर की चर्बी से बना हुआ है। तो ये जब खबर पहुंची उनके पास, तो उन्होंने कहा कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कहा जाता है कि 1857 की जो शुरुआत होती है सर्वप्रथम दमदम से होती है, और कब होती है, तो 23 जनवरी 1857 को होती है, 23 जनवरी 1857 को। लेकिन शीघ्र यह खबर कलकत्ता पहुंची, 120 मील दूर था इनकी बहरामपुर। 26 फरवरी 1857 की बात थी। 19वीं रेजिमेंट यहाँ पर भी कहा गया, जितने भारतीय सैनिकों ने कहा कि हम भी कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन तीसरी घटना को अहम घटना इस वजह से माना जाता है क्योंकि 1857 की क्रांति को इसी ने बढ़ावा दिया। किस रूप में, तो हम कह सकते हैं 34वीं रेजिमेंट पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के समीप एक अधिकारी तैनात थे जिनका नाम था मंगल पांडे, इनकी भारतीय सैनिक थे। अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा हम कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो 2 अंग्रेज अधिकारियों को भेजा गया, सार्जेंट हुसन, लेफ्टिनेंट बाग को भेजा गया कि कहा गया कि ये कारतूसों का प्रयोग तुम्हें करना होगा। तो मंगल पांडे ने इन दोनों पर गोलियां चलाई, सार्जेंट लेफ्टिनेंट बाग की मृत्यु हो जाती है, सार्जेंट हुसन बचता है, तो इन्हें फांसी पर लटका दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। गाजीपुर बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी थे। दूसरी बात हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद व्यक्ति 1857 क्रांति में मंगल पांडे को माना जाता है।
मंगल पांडे की खबर को प्रचार व प्रसार करने के लिए 85 घुड़सवार सैनिक पहुंचे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को पता चले कि मंगल पांडे की मृत्यु हो चुकी है। तो सर्वप्रथम यदि विद्रोही कहाँ पर पहुंचते हैं तो मेरठ पहुंचे, और मेरठ में अगर देखा जाता है तो हम देखते हैं 10 मई 1857 को मेरठ को एक ऐसा केंद्र माना गया जिससे 1857 की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पर जो नेता था उसका नाम कदम सिंह था, जबकि जनरल हेबट यहाँ पर जो था 2200 यूरोपीय सैनिक थे। अब हमें ये समझना होगा कि 85 घुड़सवार सैनिकों को 2200 यूरोपीय सैनिक तो रोक ही लेते, लेकिन जनरल हेबट ने यहाँ पर रोका नहीं। तो हम कह सकते हैं 11 मई 1857 को यह लोग इनकी दिल्ली पहुँच गए और दिल्ली में शासक बनाया गया बहादुर शाह द्वितीय, जो मुगल वंश का अंतिम शासक था। इस समय अगर देखा जाता है तो जनरल बख्त खान बहादुर खां ये नेतृत्व करता थे, जबकि अब लॉर्ड कैनिंग ने सोचा दिल्ली को हमें जीतना है, तो दिल्ली को जीतने के लिए हेनरी बर्नार्ड और ब्रिगेडियर विल्सन को सिखा गया तो हमें व्यूह रचना करनी है। जबकि निकलसन की बात की जाती, निकलसन को कश्मीरी गेट से भेजा गया, कश्मीरी गेट से ये जाएगा और उसको अंडर लेना है, अधीन करना है। तो कहा जाता है कि और यह युद्ध की जो शुरुआत होती है यानी कि हम कह सकते हैं 14 सितंबर 1857 से 20 सितंबर 1857। हम कह सकते हैं 6 दिनों तक कठिन संघर्ष चला इनकी, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो दिल्ली की सड़कें थी या मार्ग थे उन्हें लाल कर दिया गया था, रक्त रंजित कर दिया था, ऐसा ये युद्ध था। दूसरी बात, अब यहीं पर अगर देखा जाए तो हमें याद रखना होगा कि मिर्ज़ा गालिब की अगर बात की जाती है, मिर्ज़ा गालिब ने क्रांति को देख के कहा कि मेरे सामने रक्त का एक लाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे क्या देखना बदा है। दिल्ली के बाद यह जो शुरुआत थी वह आगे निरंतर बढ़ती चली जा रही थी, जिसमें हमने देखा दिल्ली के बाद विद्रोह की शुरुआत इनकी लखनऊ में होती है। लखनऊ की अगर बात की जाती है तो लखनऊ के बारे में हमें याद रखना होगा, लखनऊ वह क्षेत्र था जिसमें हम कह सकते हैं बेगम हजरत महल की अगर बात की जाती है, इनका अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजेश कादिर था। ब्रिजेश कादिर को गद्दी ना दिए जाने से यह रुष्ट थी, इन्होंने कहा गद्दी दी जाए, तो लेकिन अब क्या हुआ कि रुष्ट थी। और दूसरी बात, सर्वाधिक सेना की अगर बात की जाती है तो वह अवध में देखी गई, इनकी लखनऊ वाले क्षेत्र में देखी जाती है, सर्वाधिक सेना थी। जमींदारों की बात की जाए, सैनिकों की बात की जाती है तो इसका मुख्य योगदान लखनऊ में देखा जाता है। अब क्या हुआ, अब ब्रिटिशों ने सोचा कि लखनऊ को हमें जीतना है, तो लखनऊ को जीतने के लिए हम कह सकते हैं एक हेनरी लॉरेंस था। हेनरी लॉरेंस ने जो बेगम हजरत महल की एक छावनी थी वहाँ पर प्रवेश किया, और जैसे ही पता चला कि अंग्रेज अधिकारी इसमें प्रवेश कर गया है तो छावनी को आग लगा दिया गया, जिसका बदला लेने के लिए हैवलॉक आउटरम भेजे गए, लेकिन उन्हें भी परास्त किया गया। लेकिन जैसे ही कैंपबेल नामक अधिकारी पहुंचा तो वह एक गोरखा रेजिमेंट लेके गया था, जिसकी सहायता से जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि नेपाल यहाँ से चली जाती है। इसके बाद विद्रोह की शुरुआत कानपुर में होती है। तो कानपुर में जब विद्रोह की शुरुआत होती है तो हमें याद क्या रखना होगा, याद ये रखना होगा कि कानपुर में जब विद्रोह की शुरुआत हुई तो हमें ध्यान ये रखना होगा पेशवा बाजीराव के जो द्वितीय दत्तक पुत्र थे, तो हम कह सकते हैं जिनका नाम था नाना साहब। नाना साहब को जब पेशवा घोषित किया जाता है, ये बात पता चली ब्रिटिशों को, ब्रिटिशों में हम कह सकते हैं किसी जनरल सर्बियर को, तो उसे वो जानता था कि विद्रोह की शुरुआत होने वाली, तो वह अपने बच्चों और स्त्रियों को वहाँ से ले जाना चाहता था। तो हम कह सकते हैं इस समय विद्रोह हुआ। विद्रोह क्या हुआ कि अंग्रेज बच्चों और स्त्रियों पर गोलियां चलाई गईं, और दावा ये किया गया कि यह जो गोलियां हैं वो नाना साहब के द्वारा चलवाई गई हैं, जिम्मेदार ठहराया गया। सती चौड़ा नामक स्थान तथा गंगा नदी पर लोगों की हत्याएं की गई, जिम्मेदार ठहराया गया नाना साहब को। अब देखिए, नाना साहब का कहना है कि मुझे इस घटना के बारे में कोई पता नहीं, जबकि इसका उल्लेख किया जाता है। हॉट स्टेट नामक महिला ने कहा कि नाना साहब के बारे को दोषी ना ठहराओ, नाना साहब को दोषी ना ठहराओ, क्योंकि नाना साहब ने हॉट स्टेट नामक महिला के साथ ही 108 स्त्रियों बच्चों को बचाया है। तो ऐसी कहानी यहाँ पर प्रचलन हमें देखती है। दूसरी बात, इसके बाद विद्रोह की शुरुआत होती है झांसी की बात की जाती है। 5 जून 1857 की अगर बात की जाती है तो झांसी में शुरुआत हुई, और झांसी में देखा जाता है तो झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई थी, जिनका जन्म 1828 में हम कह सकते हैं बारसी में यानी कि गोल घर में इनका जन्म होता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि झांसी की रानी की अगर बात की जाती है, इनके पति का नाम गंगाधर राव तथा पुत्र का नाम दामोदर राव था। जो पुत्र उनका था मतलब छोटा पुत्र था, जिसको इनकी क्या कहा जाता था, इनकी, तो इस रूप में हमें ध्यान देना होगा। झांसी की अगर बात की जाती है तो झांसी में इस रूप में इन्हें जाना जाता है। सेकंड बात को और हम क्या याद रख सकते हैं, तो यहीं पर एक अंग्रेज़ अधिकारी भेजा गया कि झांसी को अंग्रेज़ अधिकारी भेजा गया जिसका नाम था हीरोज पहुंचा झांसी में। तो क्या हुआ था, तो हम ये ध्यान देना होगा कि जब ये हीरोज पहुंचा झांसी में तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कहना था कि मैं अपनी झांसी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी।
तो जब झांसी में ये पहुंचता है हीरोज, तो कुछ जो विश्वासघाती जो लोग थे वो हीरोज से मिले हुए थे, जिस वजह से जो महल के दरवाजे वो ओपन कर दिए जाते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई ने सोचा कि यहाँ से निकलना ही उचित होगा, और रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का इनकी वस्त्र पहनकर, इनकी वेश धारण करके वह यहाँ से निकली और कालपी जालौन पहुँची, जहाँ पर हीरोज पहुँचा, हीरोज ने हरा दिया। और जिसके बाद हम कह सकते हैं यह ग्वालियर पहुँची। ग्वालियर में हीरोज भी पहुँचता है, लेकिन उससे पहले रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा कहा जाता है कि उनकी जो ग्वालियर में जो सिंधिया की सेना थी उसने साथ दिया था सेना का, और सिंधिया यहाँ से भाग जाता है, दूसरी बात हम कह सकते हैं। और यहीं पर क्या हुआ था, ग्वालियर में जनरल सर स्मिथ के नेतृत्व में जो सेना थी उसको हरा दिया था, दूसरी बात हम कह सकते हैं। यहीं पर कहना क्या था, और यहीं पर 17 जून 1858 की बात थी कि जैसे हीरोज पहुंचा तो रानी लक्ष्मीबाई वीरगति प्राप्त हो जाती हैं। और हीरोज का कहना था कि रानी लक्ष्मीबाई भारतीयों में अकेली सोती हुई मर्द हैं। सेकंड बात को याद रख सकते हैं। इलाहाबाद की बात की जाती है तो इलाहाबाद में जो मुख्य नेता थे मौलवी लियाकत अली थे, इनके द्वारा शुरुआत की जाती है। बाद में कर्नल लील के द्वारा हम कह सकते हैं विद्रोह को समाप्त किया जाता है। फैज़ाबाद की बात की जाती है। फैज़ाबाद एक ऐसा स्थान जहाँ पर एक ऐसे नेतृत्वकर्ता को देखा जाता है जो सबसे ज़्यादा कट्टर और विद्रोही माना गया, क्योंकि इसका नाम था मौलवी अहमदुल्ला खां। मौलवी अहमदुल्ला खां की बात की जाती है तो मौलवी अहमदुल्ला खां ने कहा था सारे लोग अंग्रेज़ काफिरों के सामने खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चली तो अंग्रेज़ों ने 50,000 का नगद इनाम रखा था। बाद में पोबाया के समीप इन्हें गोली मार दी जाती है। इसके बाद स्थान अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं बिहार की बात की जाती है तो बिहार वह क्षेत्र था, बिहार में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत है दानापुर से होती है, लेकिन दानापुर में कोई विद्रोह का नेतृत्व नहीं था। तो यह विद्रोही भागकर जगदीशपुर बिहार पहुँचे, क्योंकि जगदीशपुर बिहार में विद्रोह के जो वहाँ के जमींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह ने मुख्य योगदान दिया, नेतृत्व किया। तो जब इन्होंने नेतृत्व किया तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इन्होंने विद्रोह का झंडा मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक पहुँचाया, फैलाया था। दूसरी बात हम कह सकते हैं इन्होंने सर्वप्रथम इनकी शाहाबाद को आज़ाद कराया था, और हम याद रख सकते हैं शाहाबाद को आज़ाद कराया था। जबकि हम याद रख सकते हैं इन्हें हराने के लिए मिलबेनबा डेम्स की सेना भेजी जाती है। बाद में क्या हुआ, उसे हरा दिया गया। तो इसके बाद मार्क्स की सेना भेजी गई, जिसके बाद इनका एक हाथ कट गया। इसके बाद इन्होंने अपना एक हाथ को गंगा में अर्पित कर दिया गया था। लेकिन इन्होंने कई बड़े कार्य किए, लेकिन आगे चलकर देखा जाता है 26 अप्रैल 1858 को अगर देखा जाए तो कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती। जिसके बाद अगर देखा जाए इनके भाई जो थे अमर सिंह इनकी तरह सजग नहीं थे, जिसके बाद बिहार जो था वह अंग्रेज़ों के अधीन चला जाता है। इसके बाद हमें याद रखना होगा असम की बात की जाती है। असम के राजा कौन थे, पुरंदर सिंह थे। अब जो मनीराम दत्त जो उनका दीवान था उसने कहा, मनीराम दत्त उनका दीवान था, उसने कहा कि इनकी राजा अगर कोई बनेगा तो राजा बनेगा उनका बेटा कंदपरेश्वर। इसी वजह से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विद्रोह की अगर बात की जाती राजस्थान के कोटा से शुरुआत होती। राजस्थान में जयदयाल हरदयाल थे, मुख्य केंद्र कोटा था, और इन दोनों को मेजर बर्टन की इन लोगों ने हत्या कर दी, जिसके बाद इन दोनों को तोप से उड़ा दिया जाता है। विद्रोह की बात की जाए महाराष्ट्र की अगर बात की जाएगी तो महाराष्ट्र में हमें ध्यान देना होगा रंगो बापू जी के द्वारा मुख्य योगदान दिया, जिनके सहयोगी अमर सिंह भी थे। अमर सिंह के द्वारा कहा गया था हिंदुओं और मुस्लिमों के बारे में उन्होंने कहा था कि आप उठिए और ब्रिटिशों के भारत से बाहर खदेड़ दीजिए। केरल की बात की जाती है तो केरल का जो मुख्य केंद्र था, केरल में इनकी मुख्य केंद्र था किरलोन। इनकी केरल कालीकट किरलोन इनकी मुख्य क्षेत्र था, और यहाँ पर मुख्य नेतृत्व विनय कोदार, बानाजी कोदार, कुंजी मामा के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। इस तरह अगर 1857 की क्रांति को अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जितने भी जो रियासतें थीं उन्होंने इनकी सिर्फ ब्रिटिशों का साथ दिया। अगर ये भारतीयों का साथ देते तो आज 1857 की क्रांति का इतिहास कुछ और होता। जबकि अगर सुधार की बात की जाती है 1858 का एक्ट आया भारत में, तो इसके द्वारा क्या सुधार किए गए, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा हम कह सकते हैं पहला सुधार ये किया गया था कि सर्वप्रथम इनकी भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था, और भारत सचिव के पद के सृजन के लिए हम कह सकते हैं कि 15 सदस्य इनकी नियुक्त किए गए, ये देखरेख करेंगे। दूसरी बात हम कह सकते हैं पील आयोग बना गया। पील आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था 2:1 में इनकी सेना को कर दिया जाता है। जबकि असफलता के कारण क्या रहते हैं, तो असफलता के कारण क्या रहते हैं, संगठन का अभाव। तो पहला मुख्य रीजन का मैं ध्यान देना होगा संगठन का अभाव क्या होता है। जैसे हम कह सकते हैं जहाँ एक और देखा जाए जो अंग्रेजी सेना थी, जो ब्रिटिश थे एक और संगठित थे वहाँ पर, लेकिन भारतीयों की बात की जाए तो इनकी वह संगठित नहीं थी। भारतीय रियासतें संगठित नहीं थी, क्योंकि झांसी की रानी केवल झांसी के लिए लड़ रही थी, और लखनऊ की बात की जाए बेगम हजरत महल अपने लखनऊ के लिए, जबकि दिल्ली में मुगल बादशाह अगर बहादुर शाह द्वितीय की तो दिल्ली के लिए। अगर ये संगठित होकर एक साथ युद्ध करते तो इतिहास कुछ और होता। दूसरी बात हम मुख्य रीजन कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात तो हमने ये देखी कि जो देसी रियासतें इनकी भारत की थीं और उन्होंने भारतीय रियासतों का ही साथ नहीं दिया। दूसरी बात जो देसी नरेश थे
वह ब्रिटिशों से मिले हुए थे। तो सबसे बड़ा मुख्य रीज़न रहा शैक्षिक वर्गों की उदासीनता। जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने भी 1857 की क्रांति में योगदान नहीं दिया। दूसरी बात, इनके पास उद्देश्य का अभाव था, जिसकी वजह से हमने देखा कोई उद्देश्य नहीं था जिसकी वजह से, लेकिन जो ब्रिटिश थे वह उद्देश्य उनके पास था कि उनके पास निरंतर वह कार्य कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी प्रभाव डाला। इसके बाद हम इनकी नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है मुगल साम्राज्य का पतन। आज की मास्टर वीडियो में इनकी ये तीसरा, इनकी हम कह सकते हैं चौथा टॉपिक है जिसका नाम है मुगल साम्राज्य का पतन। तो एक बात हमें ये ध्यान देना होगा कि जो मुगल साम्राज्य की अगर बात की जाती है तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है। तो बाबर के द्वारा स्थापना की जाती है, जबकि बाबर से औरंगजेब तक का जो काल है एक ऐसा काल माना जाता है, एक ऐसा समय माना जाता है कि जिस समय अच्छे शासकों का वर्चस्व देखा गया भारत में। लेकिन औरंगजेब के बाद अगर बात की जाए तो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह द्वितीय की बात की जाए तो यहाँ से मुगल साम्राज्य के पतन के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात हमें ये ध्यान देना होगा कि इतिहासकारों का मानना है कि यह घटना मध्यकालीन भारत के अंत में आधुनिक भारत के प्रारंभ होती है। तो सर्वप्रथम इसमें हम ध्यान रख सकते हैं कि क्या होता है, 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है, अहमदनगर में इसकी मृत्यु होती है। जब इसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के साथ ही एक नवीन युग की शुरुआत हुई जिसे मुगल साम्राज्य का पतन कहा गया। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि औरंगजेब के 5 पुत्र थे, जिसमें हम कह सकते हैं मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर सुल्तान, जिसमें अकबर और सुल्तान की पहले मृत्यु हो चुकी थी। अब बाद बाकी 3 पुत्र बचे हुए थे। काबुल, गुजरात, बीजापुर, तीनों को सूबेदारी दे दी गई थी कि तीनों अपने क्षेत्र में थे। लेकिन क्या होता है, और इस समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे। जैसे ही पता चला कि औरंगजेब की मृत्यु हुई है तो सर्वप्रथम इसका बेटा आजम पहुंचा और आजम ने 14 मार्च 1707 को अंतिम संस्कार करके अपने आप को राजा घोषित कर लिया था। जैसे ही इसके बड़े बेटे को पता चला जिसका नाम मुअज्जम था, उस समय पेशावर में था, पेशावर से निकलता है, 12 जून 1707 को आगरा पहुंचा और 18 जून 1707 को जजाऊ नामक स्थान पर उसने हरा दिया। इनकी किसे हम कह सकते हैं आजम को हरा दिया, और जिसे जजाऊ युद्ध के रूप में जाना जाता है। आजम के साथ उसके पुत्र बीदरबख्त बालाजा को भी मार दिया गया, जबकि 13 जनवरी 1709 को जो बचा हुआ कामबख्श था, कामबख्श को भी इसने हरा दिया था। इसके बाद गद्दी पर बैठता है इसका मुअज्जम तो उस समय का था, मानना है हमें मुअज्जम का नाम ऐसा था, तब तक वह नाम था जब तक वह शासक नहीं बना था। जब वह गद्दी पर बैठा तो उसको कहा गया बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के रूप में से जाना जाता है। हमें देखना होगा बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम के रूप में जाना गया। इसके बारे में कहा जाता है कि सिडनी ओबिन ने कहा है अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। खफी खाने साए बेखबर की उपाधि दी है। दूसरी बात हम कह सकते हैं इसी के समय आगमन होता है, इसी के समय यहाँ पर इनकी जो आगमन हुआ था वो हुआ था मेला का, इनकी मेला का आगमन हुआ था जिसे बीबी द फितवा कहा जाता है। बीबी द फितवा मेला का इनकी आगमन इसी के समय में होता है। जुलियान स्त्री का आगमन हुआ था। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि इसने क्या क्या कार्य किए। तो हम कह सकते हैं कि सरहिंदी की विजय 1710 में जब की जाती है बंदा बहादुर के द्वारा, तो आगे चल के इसने हरा भी दिया था। 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह प्रथम के क्या क्या कार्य किए गए थे। औरंगजेब के द्वारा जो जजिए कर लगाया गया था इसने समाप्त कर दिया था। जो संभाजी के पुत्र, जो इनके साहू के पुत्र जो संभाजी थे, मुगलों के पास कैद थे, उनको इसने वापस कर दिया था। और सिख धर्म के लिए इसने एक बड़ा इनके हम कह सकते हैं मनसब को जारी किया था। तो ऐसे कार्य करने वाला इनकी तथा जाट नेता जूड़ामन से मित्रता कर ली थी, ऐसा जो था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की अगर बात देखा जाए तो हम कह सकते हैं बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे जिसका नाम था रफ़ी-उस खान, अजीम-उस खान, जहान शाह, जहांदर शाह। जिसमें हम देख सकते हैं तीनों पुत्रों की अगर बात की जाती है, जिसमें इनके जो तीनों पुत्र थे, जहांदर शाह की अगर बात की जाती है, जहांदर शाह ने अपने तीनों भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जहांदर शाह तीनों भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा, लेकिन उनके जो पुत्र हैं वह आएंगे और जहांदर शाह को भी हरा देंगे। जहांदर शाह की अगर बात की जाती है एक अयोग्य शासक के रूप में, जैसे हम जानते हैं लंपट मूर्ख कहते हैं इसे ऐसा क्यों कहते हैं, तो इसकी वजह मानी गई है क्योंकि इस पर एक लाल कुंवारी नामक महिला का प्रभाव रहता था। दूसरी वजह हम कह सकते हैं कि खफी खान ने कहा है कि उन लोगों के लिए एक अच्छा युग रहा होगा जो नर्तकों की, गायकों के लिए अच्छा युग रहा होगा। जहांदर शाह की अगर बात की जाती है और इसके बारे में हम क्या याद रख सकते हैं, जहांदर शाह जब गद्दी पर बैठा तो उसने कहा कि हम हमारे शासन की देखरेख करेंगे। शासन की देखरेख 2 लोग करेंगे, एक तो असद खां करेगा, औरंगजेब का वजीर है, और असद खां का बेटा जुल्फ़िकार खां। जब इन्होंने देखा जब शासक शासन करने वाला इतना अयोग्य है तो उन्होंने सोचा हम क्यों कार्य करें, तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी चाटुकार शुभंग को दे दी, जिसने हजारा व्यवस्था को चलाया था। इनकी कर लिया जाता था, कर को वसूल किया जाता था। तो जिसमें हम जहांदर शाह को देख सकते हैं। जहांदर शाह के बाद इसका जो भतीजा था, इनकी हम कह सकते हैं
अजीम उस्तान की बात की जाती है। अजीम उस्तान का बेटा था फर्रुखसियर और अजीम उस्तान का बेटा आ गया और इसे जानदर शाह को हम कह सकते हैं। जानदर शाह की बात की जाती है। 10 फरवरी 1713 की बात की जाती है, इसे हरा दिया जाता है। बाद में 11 फरवरी 1713 से 1719 तक गद्दी पर बैठता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर की बात की जाती है। फर्रुखसियर वह व्यक्ति है जिसे घृणित कायर सम्राट कहा जाता है। कार्यों की बात की जाए कि इसने हम कह सकते हैं यहीं से शुरुआत होती है किंग मेकर की। किंग मेकर की शुरुआत जिसे इनकी हम कह सकते हैं किंग मेकर, जिसे सैयद बंधु कहा जाता है। सैयद बंधुओं की शुरुआत की होती है यहाँ से, जिसमें 2 भाइयों को देखा जाता है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि सैयद बंधु चाहते थे कि जो फर्रुखसियर हमारी बात माने, लेकिन इस पर एक महिला का प्रभाव रहता था जिसका नाम था मीर जुमला। इसी वजह से सैयद बंधुओं ने हम कह सकते हैं सोचा कि ये बात नहीं मानता, इसे मौत के घाट उतार दिया जाए। 28 फरवरी 1719 को इसे मार दिया जाता है फर्रुखसियर को। इसके कार्यों की अगर बात की जाए तो कार्यों के बारे में हम याद रख सकते हैं। जैसे हमें ध्यान देना होगा कि सिख यानी जो बंदा बहादुर की बात की जाती है तो बंदा बहादुर को इसने कैद किया था। दूसरी बात, मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। सेकंड बात को याद रख सकते हैं 1717 में बंगाल बिहार की उड़ीसा की दीवानी को भी इसने दे दिया था। और हम याद रख सकते हैं हैदराबाद के यानी कि जो चिनकलेज खां की अगर बात की जाए, निजामुल मुल्क की बात की जाती है तो इसने दक्षिण के 6 सूबों की जिम्मेदारी उसे दी थी। और इसी समय क्या हुआ, हम कह सकते हैं राजस्थान की अगर बात की जाती है, जब राजस्थान के जो शासक थे वो अधीन थे अमीर की मुगलों के अधीन था, लेकिन उन्होंने सोचा जब मुगलों का पतन हो रहा है तो आज़ाद करना चाहते थे अपने आप को। जैसे उस अजीत सिंह ने आज़ाद किया, इसने हरा दिया और अजीत सिंह ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था इससे। तो ये बातों को हम देख सकते हैं। इसके बाद कौन आता है शासक करने, रफ़ीदर जाट आता है। रफ़ीदर जाट की बात की जाती है। रफ़ीदर जाट इनकी रफ़ी उस्तान का बेटा है और यह इसके समय में 2 बातें याद रखनी है। नेकुश्वर का विद्रोह होता है, अकबर का बेटा था यह जिसकी मृत्यु, औरंगजेब का बेटा अकबर का बेटा नेकुश्वर था। नेकुश्वर ने रफ़ीदर जाट के समय विद्रोह किया था, आगे चल के हमें याद रखना होगा। सबसे कम समय तक शासन करने वाला है, 3 महीने 4 दिन तक शासन किया था। 4 जून 1719 को इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका भाई गद्दी पर बैठता रफ़ीउद्दौला। रफ़ीउद्दौला की बात की जाती है। शाहजहाँ द्वितीय की इसने उपाधि धारण की थी। दूसरी बात हम कह सकते हैं फर्रुखसियर का जो विवाह किया गया था उसको इसने मुगल हरम से वापस कर दिया, जिसने बाद में हिंदू धर्म को ग्रहण कर दिया। 17 सितंबर 1719 को इसकी मृत्यु हो जाती। गद्दी पर बैठा था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला की अगर बात की जाती है तो मोहम्मद शाह रंगीला की बात की जाती है रोशन अख्तर के नाम से गद्दी पर बैठा था और इसके समय में किंग मेकरों को समाप्त कर दिया गया था। किंग मेकरों को समाप्त कर दिया गया था। इसी के समय हम कह सकते हैं फूल बालों की सैर नामक उत्सव प्रारंभ होता है। 1720 में जजिया कर को समाप्त करने वाला इनकी मोहम्मद शाह रंगीला था। 1737 में बाजीराव प्रथम इनकी इसी के समय इनकी उसका आगमन होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं 1739 में जो करनाल का युद्ध होता है नादिर शाह और इसके मध्य हुआ था। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली का आगमन होता है। तो हमें देखना होगा मोहम्मद शाह के बाद गद्दी पर बैठने वाला अहमद शाह था। अहमद शाह की अगर बात की जाती है अयुब शासक हम कह सकते हैं। अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली के 5 आक्रमण होते हैं, लेकिन इस समय इसके शासन की जिम्मेदारी कौन निभा रहे थे, जावेद खां सफदर जंग निभा रहे थे। लेकिन मराठों ने सोचा कि इसे गद्दी पर हटाना होगा तो उन्होंने इमादुल मुल्क को भेजा। इमादुल मुल्क से कहा कि तुम्हें संरक्षण करो। तो हम कह सकते हैं इमादुल मुल्क की वजह से अहमद शाह की अगर बात की जाती है तो अहमद शाह को फिनिश कर दिया जाता है। अहमद शाह की अगर बात की जाती है, अहमद शाह के साम्राज्य की देखरेख कौन कर रहा था, तो राजमाता उदम बाई थी जिसे किबला-ए आलम कहा जाता था। दूसरी बात हम कह सकते हैं इसी के समय हमें याद रखना होगा एक ऐसा शासक था जिसे सेना के हेतु बर्तन तक बेचने पड़ते हैं। दूसरी बात हम याद रख सकते हैं इसके बाद देखिए कि शासक इमादुल मुल्क ने सोचा अब हम शासक अपने हिसाब से बनाएंगे। तो इमादुल मुल्क के द्वारा जानदर शाह का बेटा को इनकी शासक बनाया गया जिसका नाम था आलमगीर द्वितीय। और आलमगीर द्वितीय के बारे में हमें याद रखना होगा कि 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, इसी के समय होता है। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि शासक बनाया जानदर इमादुल मुल्क ने बनाया, लेकिन इसने सोचा आलमगीर द्वितीय ने सोचा कि इमादुल मुल्क को समाप्त कर दिया। जिसके बाद उसने कहा कि अब इसका बेटे को हम गद्दी पर नहीं बिठाएंगे, जिसका बेटे का नाम क्या था, शाह आलम द्वितीय था, जो उस समय पटना में था। तो कहा जाता है एक ऐसा समय जिस समय भारत में 2 शासक गद्दी पर बैठते हैं, एक का नाम शाह आलम तृतीय था, दूसरे का नाम शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय की बात की जाती है तो इसके बारे में हम याद रख सकते हैं इलाहाबाद की जो प्रथम द्वितीय जो संधि होती है 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 तथा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को जो होता है, तथा हम कह सकते हैं पानीपत का तीसरा 1761 का। तथा हमें याद रखना होगा एक ऐसा शासक था जिस समय हम कह सकते हैं इनकी जो ब्रिटिशों के अंडर में ये कार्य करने वाला पहला शासक था। दूसरी बात बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना इसी के समय की जाती है। तो इस रूप में हमें इनकी याद रख सकते हैं। आगे चलकर अगर देखा जाता है इसके बाद इनकी जो
नेक्स्ट शासक आता अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बारे में हम याद रख सकते हैं, इसका बेटा था अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को पेंशन के संबंध में भेजा था। जबकि इसके बाद अगर देखा जाए तो अंतिम शासक आता है जिसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, मुगल वंश का अंतिम शासक। जफर उपनाम से शायरी लिखा करता था। दूसरी बात हमें याद रखना होगा कि, और हम इससे याद रख सकते हैं कि जफर उपनाम से शायरी लिखता था। इब्राहिम जौक हसन अस्करी इसके निर्देशक थे, इनके अध्यापक थे। और 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला यह व्यक्ति था और 27 नवंबर 1862 को इसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद हमने ये भी इस टॉपिक को कवर कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये आज का 5वां टॉपिक है, जिसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसके बाद दूसरा इनकी मास्टर वीडियो आने वाला है। कुछ ही समय में हम सेकंड मास्टर वीडियो देखेंगे जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कवर कर लेंगे। इसके बाद प्राचीन भारत का मास्टर वीडियो आने वाला है तथा मध्यकालीन भारत का। तथा अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को बढ़ावा दीजिए। इसके बाद आज हम टॉपिक देखेंगे ब्रिटिश शासन का प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन के प्रभाव की बात की जाती है तो इसमें हमें क्या ध्यान देना होता है, तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशों ने किस रूप में भारत पर प्रभाव डाला। तो हम कह सकते हैं भारत में अगर बात की जाती है तो भारत में जो गांव थे वो, मतलब हम कह सकते हैं भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। और व्यापार कैसा होता था, वंशानुगत होता था, व्यापार होता था वंशानुगत होता था। इस समय की अगर बात की जाती है कि अगर देखा जाए तो हमें याद ये करना होगा कि जैसे नील, मसाले, अफीम, रेशम की बात की जाती है, चाय की बात की जाती है, या भारत में इनकी नक्काशी का कार्य हो, या पत्थरों पर नक्काशी हो, संगमरमर का कार्य हो, रेशम की बात की जाए तो आदि जो कार्य थे वो उच्च स्तर के किए जाते थे भारत में, जिससे जो ब्रिटिश थे वो आकर्षित थे। तो उन्होंने व्यापार के रूप में भारत में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने जब से बंगाल को जीता तो उसके बाद उन्होंने क्षेत्रों को जीत लिया था। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि ब्रिटिशों के द्वारा कहा जाता है कई ऐसे कार्य किए गए, जैसे हम कह सकते हैं कि कंपनियां ब्रिटेन में लगाई गई और भारत में इनकी फैक्ट्रियां चल ही रही थी। दूसरी बात क्या होता था, ब्रिटेन से वस्तुओं को लाया जाता था और भारत से वस्तुओं को एक्सचेंज किया जाता था, और जबकि यहाँ से ये महत्वपूर्ण वस्तुओं को ले जाते थे, जबकि वहाँ से ऐसी वस्तुएं लाते थे जिनका इतना महत्व तो नहीं था। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जो भारतीय रियासतें थी उन्होंने भी इनका बढ़ चढ़कर मुख्य योगदान दिया था, जिसे हम परिचय के रूप में जान सकते हैं। उपनिवेशवाद की अगर बात की जाती है, उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि हमारे देश का विस्तार कितना इनकी अन्य देशों में, उसको उपनिवेशवाद कह सकते हैं। उपनिवेशवाद की बात की जाएगी तो उपनिवेशवाद को इनकी रजनी पामदत्त के द्वारा इंडिया टुडे में 3 प्रकार में उन्होंने बांटा है, जिसका कहा उन्होंने वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद की बात की जाती है तो 1757 की इनकी हम कह सकते हैं 1813, 1883, 1858 का काल औद्योगिक पूंजीवाद था। वित्तीय पूंजीवाद का जो काल की अगर बात की जाती है तो 1858 से 1947। तो हमें ये ध्यान देना होता है वाणिज्यिक पूंजीवाद की अगर बात की जाती है तो वाणिज्यिक पूंजीवाद में क्या शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा वाणिज्यिक पूंजीवाद में ब्रिटिशों के द्वारा कुछ तथ्यों को कहा जाता है, जैसे उन्होंने कहा कि भारत से कम रुपए में वस्तुओं को खरीदेंगे, वो ज़्यादा हम बेचेंगे। दूसरी बात उन्होंने की राजनीतिक शक्ति को एक स्थापित करना है। दूसरी बात उन्होंने कहा राजनीतिक शक्ति को स्थापित करना है तथा और इन्होंने कहा कि व्यापार पर एकाधिकार करना है। तो ये सब बातें हम कह सकते हैं और ये वाणिज्यिक पूंजीवाद में बोली जाती हैं। जिसके बाद पर्सिवल स्पीयर ने कहा था खुली और बेशर्म लूट बताई थी ये। और आगे चलकर देखा जाए तो अब हमें ये देखना होगा वाणिज्यिक पूंजीवाद में जो भारतीय सैनिक कार्य करते थे, मजदूरी करते थे, उनका निर्धारण, उन्हें मजदूरी का भी अधिकार नहीं था। वह ये भी नहीं बता पाते थे कि हमें कितना पैसा चाहिए, इसका निर्धारण भी कौन करते थे, अंग्रेज करते थे। तथा कितना पैसा दिया जाएगा इसका निर्धारण करने वाले भी कौन थे, अंग्रेज थे। औद्योगिक पूंजीवाद की बात की जाएगी तो औद्योगिक पूंजीवाद में हमें देखना होगा उद्योग को बढ़ावा देना, उद्योग में ब्रिटिशों का हस्तक्षेप करना। तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ पर देखा जाए शोषण का दूसरा चरण ऐसे माना गया और यह कब से कब तक चलता है, 1813 से 1858 तक चलता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर भारत से कोई वस्तु विदेश जाती यानी कि ब्रिटेन जाती थी उस पर जो टैक्स लगता था 10% लगता था, जबकि वहाँ से यहाँ आती थी, भारत आती थी तो 3 से 5% लगता था, जिससे मुनाफा अगर कोई कमा रहा था तो हम कह सकते हैं वही कमा रहे थे, ब्रिटेन के लोग कमा रहे थे। दूसरी बात हमें याद रखना होगा कि कहा जाता है कि भारत से जिन वस्तुओं को ले जाता था जैसे हम कह सकते हैं उन्होंने पोटैटो यहाँ से खरीदे तो जैसे वो देश लेके गए वहाँ से चिप्स बना के भारत में उन्होंने बेच दिया। तो कौन मुनाफा कमाएगा, ब्रिटिश मुनाफा कमाएंगे, इस रूप में हम इसे देख सकते हैं। लेकिन औद्योगिक पूंजीवाद ने बढ़ावा कैसे दिया तो हम कह सकते हैं इन्होंने एक ऐसे वर्ग को बढ़ावा दिया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे उनकी ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी तो संपदा जैसे वर्ग की शुरुआत होती है, रेलवे का विकास हुआ, जिसमें इनका मुख्य अपना उद्देश्य था
वित्तीय पूंजीवाद की बात की जाती है तो वित्तीय पूंजीवाद में हमें याद रखना होगा, वित्तीय पूंजीवाद एक ऐसा काल है जिसमें हम कह सकते हैं ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने पैसा लगाया, जिसमें हम कह सकते हैं चाय, रेशम आदि के जो बागान होते हैं वो खोले जाते हैं। और 1833 के अधिनियम के द्वारा उन्होंने इनकी ज़मीन खरीदने की अनुमति मिल जाती है, जिसके बाद वित्तीय पूंजीवाद ने भारत में कैसे बढ़ावा दिया, तो बैंकों को बढ़ावा दिया था। इसके बाद भूमि सुधारों को हम देख सकते हैं, कैसे भूमि सुधार किए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं भूमि सुधार की अगर बात की जाती है तो हम कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी। तो हम कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त की बात की जाएगी तो स्थायी बंदोबस्त कितने % भूमि पर था, 19% भूमि पर था। रैयतवाड़ी 51 पर था, मालवाड़ी 30% पर था। स्थायी बंदोबस्त की बात की जाती है, इसके जो मुख्य क्षेत्र थे हम कह सकते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हम कह सकते हैं कर्नाटक कह सकते हैं आदि जो क्षेत्र थे वो इनकी हम कह सकते हैं मुख्य क्षेत्र थे भूमि सुधार के। जबकि अगर बात की जाती है रैयतवाड़ी की बात की जाती है तो बॉम्बे, मद्रास, असम की बात की जाती है मुख्य क्षेत्र। जबकि मालवाड़ी की बात की जाएगी तो मालवाड़ी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब को इनके क्षेत्र को देखा जा सकता था। इसमें इनकी हम क्षेत्र को समझ लिया है। अब हमें स्थायी बंदोबस्त में ये जानना होगा स्थायी बंदोबस्त किसे कहा गया। स्थायी बंदोबस्त में कहा गया कि स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि कंपनी के द्वारा जमींदार को नियुक्त किया जाता था। जमींदार से कहा जाता था कि इनकी पैसा को वसूल करिए और कंपनी को जमा करिए। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि सर्वप्रथम पंचशाला व्यवस्था तथा 1 साल की व्यवस्था को लागू करने वाला कौन था, तो हम कह सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स था। जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 10 साल व्यवस्था यानी कि 10 साल की व्यवस्था को लागू किया गया तथा इसे स्थायी कर दिया गया। स्थायी का अर्थ क्या होता है कि इनकी 11% इनकी जो है पैसे होंगे, जैसे 11 रुपये इनकी कंपनी को 11 रुपये पास रखिए, 89 रुपये कंपनी को जमा करिए, ऐसा कहा गया स्थायी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी की बात की जाती है तो रैयतवाड़ी में हमें याद रखना होगा रैयतवाड़ी में किसान का इनकी कंपनी का सीधा संबंध हो गया था। लेकिन इसमें हमें ध्यान देना होगा कि सर्वप्रथम इनकी जो इसकी शुरुआत होती है मद्रास के 12 महल जिले से शुरुआत होती है, बाद में से संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया जाता है। कर्नल रीड के द्वारा इनकी मुख्य योगदान रहा था। दूसरी मालवाड़ी की बात की जाती है तो हाल्ट मैकेंजी का मुख्य योगदान रहा था। इसमें गांव का मुखिया होता है, उसी जिम्मेदारी दी गई। हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस का भी मुख्य योगदान रहता है इसमें। इसके बाद हमें याद रखना होगा कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण की बात की जाएगी तो हमें याद रखना होगा कृषि का वाणिज्यीकरण की बात की जाएगी। जैसे देखिए कि भारत में जो खाद्यान्न फसलें हो रही हैं, अगर उनके स्थान पर ऐसी फसलों को किया जाए जो खाद्यान्न फसलों को बड़ा नुकसान देंगी यानी कि नुकसान होगा, तो ऐसे रूप में भारत में क्या हुआ कि उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना था, जिससे यानी कि जैसे कॉफ़ी की बात की जाती है, रेशम की बात की जाती है, मसालों की बात की जाती है, तो ये यहाँ से ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे तथा ये सेलिंग भी बेचते थे जिससे मुनाफा किसे होता था, ब्रिटेन को होता था। ये एक ऐसा समय की शुरुआत हो गई जिसे आपदा का महासागर कहा गया। 1866 से 67 का जो समय था, ऐसी स्थिति भारत की आ गई कि इसे आपदा का महासागर कहा गया। जबकि हम कह सकते हैं डैनियल थॉर्नर के द्वारा कृषि स्थिरता का काल भी जैसे कहा गया। इसी समय मजदूरों की यानी कि दास प्रथा की शुरुआत होती है, जिसमें हम देख सकते हैं दास विभाग खोले जाते हैं। जैसे तमिलनाडु में पन्नियाल खोला जाता है, कम्युनिटी मजदूर संघ खोला जाता है, हाली पद्धतु समूह इनकी की स्थापना की जाती है। इसके बाद हमें याद रखना होगा धन निकासी का सिद्धांत। धन निकासी का सिद्धांत क्या था? 2 मई 1867 की बात है, जिसमें दादा भाई नेहरूजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि भारत पर इंग्लैंड का ऋण, जिसका शीर्षक था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, में उन्होंने बताया कि भारत से 1/3% धन विदेश ले जाया जाता है, फिर वही धन भारत में आता है, जिससे भारत के लिए कुछ अग्रसा बन जाता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं अनिष्ट की संज्ञा दी थी, जबकि बिल्डिंग प्रोसेस की संज्ञा देने वाले कौन थे? तो मार्क्स थे। जबकि हम कह सकते हैं अमृत बाजार पत्रिका तथा मराठा में धन निकासी के सिद्धांत का बढ़ावा दिया गया था। तथा रमेश चंद्र की जो पहली पुस्तक थी इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें और यह अर्थव्यवस्था की प्रमुख पुस्तक के रूप में इसे जाना जाता है। अर्थव्यवस्था की प्रमुख पुस्तक के रूप में जाना जाता है और इसी में इन्होंने बहते हुए घाव की संज्ञा दी थी। अकाल की बात की जाती है तो अकालों में हम ध्यान रख सकते हैं। अकाल की अगर बात की जाती है तो हम देख सकते हैं अकाल की एक वजह नहीं बल्कि कई वजह थी, जिसके बाद देखा जाता है कि पहला अकाल इनके बंगाल, बिहार, उड़ीसा में देखा जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में देखा जाता है, जिसका वर्णन हम कह सकते हैं कि
सन्यासी विद्रोह में भी किया जाता है, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी की बात की जाती है, उन्होंने आनंद मठ में भी वर्णन किया है, इस अकाल का वर्णन किया है। दूसरी बात, ऐसी जिस समय यानी कि भारत में अकाल चल रहा था, तो ऐसी स्थितियों में खाद्यान्न जो फसलें थी ब्रिटिशों के द्वारा खरीद ली गई। जैसे चावल की बात की जाती है, ब्रिटिशों के द्वारा खरीद लिया गया था। क्योंकि उन्हें सिर्फ मुनाफा दिख रहा था। जिस समय भारत में लोगों की मृत्यु हो रही थी, उस समय भी उन्होंने पैसे का उद्देश्य था, क्योंकि उन्होंने चावल को कई ज़्यादा पैसों में बेचा। बुंदेलखंड की बात की जाती है तथा कई अन्य क्षेत्रों की बात की जाती है, बंगाल की बात की जाती है, आदि क्षेत्रों में अकाल देखना पड़ता है। जबकि हम कह सकते हैं डेनियल थार्नर की अगर बात की जाती है, इनके द्वारा कहा जाता है कि 2,88,25,000 लोगों की मृत्यु अकाल के कारण होती है। तो जिसका दूसरी बात आगे चलकर हम कह सकते हैं 2 अकाल आयोग बनते हैं। 2 अकाल आयोग की बात की जाती है। 1880 में सर रिचर्ड स्ट्रेची के द्वारा आयोग बनता है, जबकि प्रथम अकाल आयोग था। जबकि 1900 की बात की जाती है तो मैकडोनल्ड अकाल आयोग बनते हैं। इसके बाद अगर देखा जाता है, इसके बाद हम याद रख सकते हैं प्रमुख उद्योगों को याद रख सकते हैं। उद्योगों की बात की जाती है तो उद्योगों में हम देख सकते हैं कि सूती वस्त्र का प्रथम जो कारखाना था, यह पहला उद्योग था जिसमें भारतीयों ने हस्तक्षेप किया था। कलकत्ता में स्थापित किया गया था, फोर्ट ग्लस्टर में। बाद में हम ये असफल रहा, लेकिन मुंबई में खोला गया, ये सफल रहा था। दूसरी बात हम याद रख सकते हैं कागज़ का कारखाना इनकी श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में खोला गया। चीनी उद्योग का कारखाना बेंतिया बिहार में लगाया गया था। जबकि सीमेंट का जो कारखाना था वह हम कह सकते हैं इंग्लैंड की इसकी शुरुआत होती है, इंग्लैंड में पोर्टलैंड नामक स्थान पर, जबकि चेन्नई में कारखाना लगाया जाता है। दूसरी बात हम याद रखेंगे जूट का कारखाना दिसरा पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। जबकि ऊनी वस्त्र कारखाना कानपुर में लगाया गया था। जबकि एल्यूमिनियम की बात की जाती है तो JK नगर पश्चिम बंगाल में ये कारखाना लगाया जाता है। आगे चलकर लगा कि इनकी बैंकों की भी आवश्यकता महसूस हुई ब्रिटिशों को, तो उन्होंने हम कह सकते हैं एजेंसी गृहों की स्थापना की थी। प्रारंभ में इन्हें एजेंसी गृहों के रूप में जाना जाता था, बाद में बैंक की स्थापना की गई जिसे अधिकोष कहा जाता है। बैंकों की बात की जाती है तो हम कह सकते हैं सर्वप्रथम इनकी अलेक्जेंडर एंड कंपनी की बात की जाती है तो इसके द्वारा पहली बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोली जाती है। जो बाद में देखा गया तो 1846-43 में बंगाल, मुंबई, मद्रास हम कह सकते हैं यहाँ पर इनकी फैक्ट्रियाँ खोली जाती हैं 1846-43 में। जबकि 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी गठन किया जाता है। दूसरी बात हमें ध्यान देना होगा, पहली बैंक जिसमें सीमित भारतीयों की भागीदारी थी तो अवध कॉमर्शियल बैंक थी, जबकि पूर्णतः भागीदारी हो जाती है पंजाब नेशनल बैंक में। तो आज की अगर इस वीडियो को देखा जाए तो इस मामले इसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन को कवर किया है, 19वीं सदी के आंदोलन को देखा है तथा 1857 की क्रांति या मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखा